तो ऐसी क्या चीज़ बदल गई है ओवर द कोर्स ऑफ टाइम कि सबको आजकल इतनी एंग्जाइटी हो रही है? व्हाई डज हैपन? कोई भी व्यक्ति सबसे ज़्यादा बात अपने माता पिता, पत्नी, बच्चे, पति इनसे नहीं करता, दोस्तों से नहीं करता, सबसे ज़्यादा बात वो खुद से करता है। किसी ने हमें सेल्फ कम्युनिकेशन नहीं सिखाया। एग्जाम से पहले एंग्जाइटी होती थी या नर्वसनेस होती थी तो मतलब हमें तो थप्पड़ मार के सुला दिया जाता कि चुपचाप सो जा। परफेक्शन कई बार इट जस्ट अ डेकोरेटेड फॉर्म ऑफ प्रोकेस्टिनेशन। आप प्रोकेस्टिनेशन को सुंदर कपड़े पहना दो तो परफेक्शन बन जाता है। एक एवरेज ह्यूमन लगभग 16 सांसें 1 मिनट में लेता है, लगभग 16 ब्रेथ हम 1 मिनट के अंदर ले लेते हैं। बंदर जो है वो 24 से 26 लेता है। हम जब गुस्से में होते हैं हम बंदर बन जाते हैं। 24 से 26 लेते हैं। तो ये बड़े होने के बाद भी ये हाँ, उसके रिपरकशंस होते हैं। यस, हमारी बहुत सारी प्रोग्रामिंग जो है वो हमारे बचपन से ही तो आ रही है। आजकल प्यार की वजह से भी लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। अगर आपको ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा दिया जाए तो सडनली यू विल स्टार्ट फीलिंग लव। रियली? यस। वाओ। इंडिया में भी अगर वो डाइवोर्स भी गिन लो जो मन में हो गए हैं, कोर्ट में नहीं हुए लेकिन मन में इमोशनल चेकआउट हो चुका है, तो भारत में भी 50% से ऊपर ही होगा अभी। आजकल के रिश्ते टिंडर के एक स्वाइप पे बन जाते हैं, व्हाट्सएप के ब्लॉग पे खत्म हो जाते हैं। मेंटल हेल्थ का एक टैबू हो चुका है इंडिया में, तो आपको लगता है कि टैबू है आज की तारीख में? Thank you so much for coming on the show. थैंक यू फॉर हैविंग मी। And your short form is YSR. वाह सर, It's like SRK. नाम इतना बड़ा है ना तो लोग नाम पूरा बड़ा है। लेने में दिक्कत होती है, तो सबने YSR कर दिया। Can you tell me something about your childhood? Yeah, childhood was I was born in a village called Reach Malia. It's near Ajmer. अच्छा। So the first 5 year was in village only. Then we shifted to Ajmer. तो मेरी जो पढ़ाई है वो अजमेर में हुई। फिर आई थिंक आई वाज इन 12th जब मैंने एक प्रोग्राम अटेंड किया। दैट प्रोग्राम वाज ऑन मेमोरी, Okay. मेमोरी पावर पे। एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर थे तो उनका प्रोग्राम था, तो उन्होंने आकर के मेमोरी पे एक बहुत ही अच्छा सा 1.5-2 घंटे का लेक्चर था, फ्री लेक्चर था। 600-700 लोग बैठे थे। तो आफ्टर द लेक्चर बहुत सारे लोग आए जिनको मेमोरी में इम्प्रूवमेंट मिला, जिन बच्चों ने मार्क्स इम्प्रूव किए, लोग आकर के ऑटोग्राफ्स ले रहे थे, सब हो रहा था। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। उससे पहले पता नहीं था कि ऐसा कोई फील्ड होता है, कि कोई ट्रेनर, मेंटरिंग या कोचिंग ऐसा कुछ होता है, कुछ आइडिया नहीं था। टीचिंग का आइडिया था बिकॉज मैं ट्यूशन्स बहुत जल्दी उम्र में पढ़ाने लग गया था। आई यूज़ टू टीच फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब्जेक्ट्स में पढ़ाता तो था। पढ़ाई में अच्छे थे बेसिकली? हाँ, पढ़ाई में मैं अच्छा था, मतलब अच्छा भी था और बहुत ज़्यादा पैशनेट भी था पढ़ाई को लेकर के। तो जानने का, क्यूरियोसिटी का कीड़ा था एक, स्पेशली साइंस। ओके। तो मेमोरी वाला जो लेक्चर रहा वहाँ पे, दैट बिकेम माई ट्रिगर पॉइंट इन लाइफ, कि वहाँ से मुझे अपनी कॉलिंग पता चली कि मुझे इसी फील्ड में आगे बढ़ना है। एंड दिस वाज इन व्हिच स्टैंडर्ड? आई थिंक 12th में रहूँगा मैं उस टाइम अच्छा। पे। उस टाइम पे मुझे श्योर हो गया था कि मुझे इसी लाइन में आना है। मेमोरी कोच बनना है। हाँ, कोचिंग फील्ड में आना है, मतलब कि जहाँ से। मगर जो सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल था, आई हैड स्टेज फोबिया। अच्छा। तो मेरे को फोबिया था स्टेज का, मतलब अगर मुझे स्टेज पे अगर खड़ा कर दो तो हार्ट बीट ऐसे दौड़ती थी जैसे कोई हुसैन बोल्ट से भी तेज़ भाग लेगी। चेहरा लाल पड़ता था, ब्लैंक हो जाता था। तो वो एक मेरा सबसे बड़ा फियर फैक्टर था जिसको मुझे ओवरकम करना था इन ऑर्डर टू डू दैट। क्योंकि मैं ट्यूशन्स पढ़ा लेता था, अगर 5-7 लोग सामने बैठे हैं आई कैन ईजिली टीच, बट स्टेज पे नहीं जा सकता। दैट वाज अ प्रॉब्लम फॉर मी। बट न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जिस पे मैं आज पढ़ाता हूँ, उसने काफ़ी मदद की। मैंने उससे क्योर किया और शुरुआत में छोटे छोटे ग्रुप्स में पढ़ाना चालू किया, फिर स्कूल्स में प्रोग्राम्स लेने चालू किए। दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड। तो फर्स्ट 5 years ऑफ माई करियर I was teaching about memory to students. Memory, how to improve your marks, how to improve your concentration. इन पे मैं mostly lecture ले रहा था. Then I started taking lectures on success, and 6-7 years back I started talking about neuro-linguistic programming, and neuro-linguistic programming भी in context of mental health. That how you can improve your mental health using neuro-linguistic programming. और आई थिंक अभी तो काफ़ी बड़ा फिनोमिना ये बन गया है, बिकॉज कोरोना के बाद लोगों में अवेयरनेस आई मेंटल हेल्थ को लेकर के। पहले लोग इतना ज़्यादा इसे वैलिडेट नहीं करते थे। तो इन कोरोना वी शिफ्टेड एवरीथिंग ऑनलाइन, एंड उससे फिर जो रीच बढ़ी वो बहुत बड़ी रीच हुई कि राइट नाउ वी हैव स्टूडेंट्स इन अराउंड 21 कंट्रीज़ वी हैव स्टूडेंट्स। और मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस,
अपने इश्यूज़ को कैसे डील करें। और मेंटल हेल्थ में डिसऑर्डर्स नहीं स्पेसिफिकली, बट मेंटल हेल्थ के वो एस्पेक्ट जैसे डिस्ट्रैक्शन है, हर्ट है, गिल्ट है, ग्रीफ है, या फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स हैं, सेल्फ डाउट है, लो सेल्फ एस्टीम है, प्रोक्रेस्टिनेशंस हैं, ओवर थिंकिंग है, वरी के पैटर्न्स हैं, किसी रिग्रेट से, हार्ट ब्रेक से लोग गुजरते हैं, ओसीडी, एंग्जाइटी, इन सब इश्यूज से कैसे लोग बाहर आ सकते हैं और अपने पर्पस को कैसे अनलॉक कर सकते हैं और कैसे अपने फुल पोटेंशियल पे जी सकते हैं, दैट्स व्हाट वी आर। सो लेट्स ब्रेक डाउन ऑल ऑफ दीज थिंग्स, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं और इनको बहुत डीप कवर करना पड़ेगा एक एक चीज़ों को कि आप क्या सिखाते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आप न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के बारे में बात कर रहे थे। ये मैंने बहुत कुछ सुना है इसके बारे में, बट आई डोंट नो व्हाट इज इट। इट साउंड्स लाइक एन ऑपरेशन दो, कि जैसे आप लिटरली कोई ब्रेन का ऑपरेशन करने वाले हैं। तो आप पहले मुझे बताइए कि आप क्या प्रोग्रामिंग करते हैं ब्रेन में। जी, तो NLP एक्चुअली थोड़ा स्केरी सा वर्ड लगता है, कि ऐसा लगता है कि बहुत कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ है, बट अगर इसको वर्ड बाय वर्ड ब्रेक डाउन करें कि न्यूरो मीन्स योर थिंकिंग बेसिकली, थिंकिंग एंड परसेप्शंस, कि हम हर वक्त क्या कर रहे हैं, एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं हमारे सेंसेस के ज़रिए, ये इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक पहुंच रही है, फिर ब्रेन उससे इंटरप्रेट करता है, परसेप्शंस बनाता है, थॉट्स क्रिएट करता है। तो न्यूरो वाला जो पार्ट है वो इससे डील करता है कि आप किस तरीके से परसेप्शंस बना रहे हैं, कैसे आपकी थिंकिंग काम करती है, कैसे आप इमोशनल स्टेट्स क्रिएट करते हैं, मॉडल्स बनाते हैं, बिलीफ क्रिएट करते हैं दुनिया को लेकर के कि ये दुनिया ऐसे वर्क करती है, मैं ऐसे काम करता हूँ। तो हमारे जो बिलीफ हैं, खुद के बारे में बिलीफ हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरे लिए डिफ़िकल्ट है, ये इजी है, ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है, फोबिया है, नहीं है। यस, तो ये सारी चीज़ हमने अपने बारे में मान्यताएं बना रखी हैं। देन यू हैव बिलीफ एंड मॉडल्स अबाउट द वर्ल्ड, दैट हाउ दिस वर्ल्ड ऑपरेट। हम कहते हैं कि दुनिया ऐसे काम करती है कि अच्छों के साथ अच्छा होता है, बुरों के साथ बुरा होता है, नो पेन नो गेन, इस तरीके के जो मॉडल्स हमने बना रखे हैं। तो सब ने मॉडल बना रखे हैं अपने कि दुनिया इस तरीके से, कहा अच्छा काम करोगे स्वर्ग में जाओगे, बुरा करोगे नर्क में जाओगे, अच्छे कर्मों का नतीजा अच्छा मिलेगा। ये सारे फिलोसॉफिकल मॉडल्स हैं जो हमने बना के रखे हैं कि ये दुनिया ऐसे काम करती है। और फिर हमारे बिलीफ होते हैं हमारे आसपास के लोगों के प्रति। हम जितने भी लोग हमारे आसपास हैं, हमारी कुछ मान्यताएं हैं उनको लेकर के कि ये व्यक्ति अच्छा है, ये बुरा है, ये सेल्फिश है, ये सेल्फलेस है, ये हेल्पिंग है। तो हमने बहुत सारे मॉडल्स बना के रखे हुए हैं। तो 3 लेवल पे ये बिलीफ काम करते हैं, बिलीफ अबाउट सेल्फ, बिलीफ अबाउट हाउ दिस वर्ल्ड इज़ ऑपरेटिंग, एंड देन बिलीफ अबाउट अवर एनवायरनमेंट, कि आसपास के लोगों के बारे में। तो NLP में जो न्यूरो वाला पार्ट है वो इस पे बात करता है कि कैसे हम इन बिलीफ को चेंज कर सकते हैं, कैसे हम अपने थॉट्स को चेंज कर सकते हैं, और कैसे अपने पर्सपेक्टिव बदल सकते हैं लाइफ सिचुएशंस को देखने के, कि पॉजिटिव सिचुएशंस हो, नेगेटिव सिचुएशंस हो, उन्हें देखने का तरीका हम कैसे बदल सकते हैं। तो ये पार्ट डील करता है न्यूरो वाला पार्ट। L का मतलब है लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक्स का जो सिंपल मीनिंग है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन दोनों पार्ट आ जाता है लिंग्विस्टिक्स में। तो हम सब कम्युनिकेट करते हैं, हर रोज़ करते हैं कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन 3 लेवल पे हम कम्युनिकेट करते हैं। 1 इज़ कम्युनिकेशन विद द वर्ल्ड। तो हम हर रोज़ जैसे ही काम पे निकलते हैं, परिवार में लोगों से कम्युनिकेट करते हैं। तो आप किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हो, ये कम्युनिकेशन आपकी लाइफ क्वालिटी को कंट्रोल करता है, आपके इन्फ्लुएंस को कंट्रोल करता है। दैट हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग कंट्रोल योर एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस दिस वर्ल्ड। तो उस कम्युनिकेशन की बात करती है NLP। देन सेकेंड लेवल इज़ कम्युनिकेशन विथ योर सेल्फ, आपका खुद के साथ में कम्युनिकेशन। हम लगभग 3-4 साल की उम्र से खुद से बात करना चालू कर देते हैं और ज़िंदगी भर खुद से बात करते रहेंगे। एक पूरे लाइफ टाइम में कोई भी व्यक्ति सबसे ज़्यादा बात अपने माता पिता, पत्नी, बच्चे, पति, इनसे नहीं करता, दोस्तों से नहीं करता, सबसे ज़्यादा बात वो खुद से करता है। बट आयरनी ये है कि किसी ने हमें सेल्फ कम्युनिकेशन नहीं सिखाया, किसी ने हमें ये नहीं बताया कि खुद से कैसे बात करें। करेक्ट। आप किस तरीके से अपने आप से बात करते हैं, ये बहुत कंट्रोल करता है कि आप एक्सटर्नल वर्ल्ड में क्या अचीव कर सकेंगे और क्या ना कर सकेंगे। हाउ यू आर टॉकिंग टू योर सेल्फ। अगर आपकी सेल्फ टॉक बिगड़ी भी है, अगर आप अपने आप से बहुत क्रिटिकल होकर बात करते हैं, डाउट में रह के बात करते हैं, तो यही चीज़ आपके अंदर लो सेल्फ एस्टीम पैदा कर सकती है, आपके अंदर डाउट पैदा कर सकती है, आपके अंदर क्रिटिकल वॉइसेस पैदा कर सकती हैं। आज बहुत सारे लोग हैं जो अंदर इतनी सारी क्रिटिकल वॉइसेस लेके चलते हैं। जब भी कुछ चैलेंजिंग आता है, आई एम नॉट इनफ, आई एम नॉट वर्दी, आई डोंट डिजर्व दिस, दिस इज़ टू डिफिकल्ट फॉर मी, आई थिंक आई एम डन दिस, आई एम टू ओल्ड फॉर दिस, आई एम टू यंग फॉर दिस। इतनी सारी आवाज़ें हैं जो लोगों के अंदर चलती है, जो जब भी कोई चैलेंजिंग चीज़ आती है, ये आवाज़ें उसे कंट्रोल करती हैं और इंसान अपने आप को लिमिट करता है।
तो सेकंड लेवल कम्युनिकेशन का है खुद के साथ में जो आपका कम्युनिकेशन चल रहा है। और थर्ड लेवल ऑफ कम्युनिकेशन है कम्युनिकेशन विद द यूनिवर्स, कि आप अपनी फ्रीक्वेंसी के जरिए इस ब्रह्मांड में लगातार कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत क्वांटम लेवल पे हम सब लोग कनेक्टेड हैं, अलग नहीं हैं। शरीर अलग है, पर ये शरीर अल्टीमेटली किसका बना है? एटम्स का बना है। एटम्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बने हैं, और सब एटॉमिक पार्टिकल्स के पीछे क्या है? नथिंगनेस। तो मेरे अंदर का नथिंगनेस और आपके अंदर का नथिंगनेस अलग थोड़ी है, सेम ही है। सेपरेट कैसे करोगे? नथिंगनेस की जब कोई क्वालिटी नहीं है तो यानी सेपरेशन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। True. तो जो डीपर रियलिटी है, वो फंडामेंटल रियलिटी जो है वो है नथिंगनेस की, यानी यूनिटी की रियलिटी है। तो हम सब क्वांटम लेवल पे अपने अपनी फ्रीक्वेंसीज़ के जरिए कनेक्टेड हैं। तो यूनिवर्स के साथ हमारा कम्युनिकेशन लगातार चल रहा है। अगर आप नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज़ में हैं, सपोज़ आप एंगर में हैं, हर्ट में हैं, गिल्ट में हैं, ग्रीफ में हैं, सैडनेस में है, डिप्रेशन में है, आप अलग लोअर फ्रीक्वेंसीज़ में रह रहे हैं, तो आप इस यूनिवर्स में वैसे ही सिग्नल दे रहे हैं कि मुझे इस प्रकार की स्टेट्स चाहिए। तो आपके लाइफ इवेंट्स इस तरीके से शेप होने लगेंगे, ऐसे लोग आपके जीवन में आएंगे, ऐसे इंसिडेंसेस होंगे कि वही फ्रीक्वेंसीज़ आप बार बार जीने लगेंगे। तो इसलिए आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति एंगर की फ्रीक्वेंसीज़ में रहते हैं, उन्हें दिन भर इनफ मौके मिलते हैं एंगर एक्सप्रेस करने के। दे अगेन एंड अगेन गेट द अपॉर्चुनिटी सो दैट दे कैन सस्टेन दिस स्टेट ऑफ एंगर। और जो लोग ग्रैटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी में रहते हैं, उनको इनफ मौके मिल जाते हैं, उनको इनफ, उनकी दृष्टि ऐसी हो जाती है कि वो किसी भी चीज़ में ग्रैटिट्यूड को देख पाते हैं, उनका पर्सपेक्टिव शिफ्ट हो पाता है। तो ये 3 लेवल के कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन विथ योर सेल्फ, कम्युनिकेशन विद द पीपल एंड कम्युनिकेशन विद द यूनिवर्स। और पी का मतलब है प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर की लैंग्वेज में प्रोग्राम का मतलब क्या है कि एक ऐसा फिक्स कोड जिसमें जब भी हम एक इनपुट देंगे तो सेम आउटपुट देगा। तो हमारा ब्रेन भी तो यही कर रहा है कि ब्रेन, हम डेटा लेते हैं एनवायरनमेंट से, सिचुएशंस आती हैं, सब इनपुट हैं, और फिर इस इनपुट पे आप एक आउटपुट पैदा करते हो। तो आपका ब्रेन फिक्स्ड आउटपुट्स पैदा करता है। आउटपुट क्या क्या है? थॉट इज़ एन आउटपुट। लोग थॉट इनपुट का काम भी कर सकती है, लेकिन थॉट इज़ बेसिकली आउटपुट। तो जब भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली, अभी हम इंटरेक्शन कर रहे हैं तो एक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच रही है, ये इन्फॉर्मेशन क्या करेगी? आपके माइंड में एक थॉट पैदा करेगी, अंडरस्टैंडिंग पैदा करेगी। तो ब्रेन इज टेकिंग इनपुट एंड इट इज़ गिविंग अस आउटपुट। तो आउटपुट क्या क्या है ब्रेन के? थॉट इज़ आउटपुट, इमोशन इज़ आउटपुट, बिहेवियर इज़ आउटपुट, हैबिट इज़ आउटपुट, एक्शन इज़ आउटपुट, चॉइस, डिसीजन इज़ आउटपुट, ड्रीम इज़ आउटपुट, इंट्यूशन इज़ आउटपुट, आइडिया, इंसाइट इज़ आउटपुट। ये सारी चीज़ें आउटपुट हैं। रूट क्या है? रूट है इन्फॉर्मेशन एंड प्रोग्रामिंग, जो प्रोग्रामिंग है। तो प्रोग्रामिंग का मतलब क्या हुआ कि आपका ब्रेन ऐसे पैटर्न ले लिया कि जब भी सेम इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो वो वैसा ही आउटपुट देगा। यानी कि जब भी आपको लाइफ एक सिचुएशन देगी, सपोज फेलियर इज़ ए सिचुएशन, अब आप एक फिक्स तरीके से यू विल रिएक्ट टू द फेलियर। आपको रिजेक्ट किया किसी ने, देर इज़ अ फिक्स्ड वे यू आर गोइंग टू रिजेक्ट, यू आर गोइंग टू जनरेट सर्टेन काइंड ऑफ थॉट्स, जो कि आपका फिक्स हो चुका है पैटर्न की इसी तरीके से। अब वो पैटर्न गलत भी हो सकता है, वो पैटर्न सैबोटेजिंग हो सकता है, आपको रोकने वाला हो सकता है, लिमिट करने वाला हो सकता है। तो NLP में जो प्रोग्रामिंग पार्ट है वो आपको मदद करता है कि आपके कोपिंग मैकेनिज्म्स क्या हैं, आपके फिक्स पैटर्न्स क्या हैं, फेलियर को लेके, सक्सेस को लेके, रिलेशनशिप को लेकर कैसे हम उन पैटर्न्स को चेंज कर सकते हैं, सो दैट हम अपनी लाइफ रिजल्ट्स और आउटपुट को चेंज कर सकें। तो अपनी थिंकिंग को चेंज करना, खुद के कम्युनिकेशन को चेंज करना, उसके जरिए अपने फिक्स्ड पैटर्न आउटपुट को चेंज करना, दैट इज़ NLP। बेसिकली दिस इज टू मच इन्फॉर्मेशन फॉर मी एंड आई थिंक फॉर एवरीबॉडी हु इज वाचिंग राइट नाउ। इसको थोड़ा सा और ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे आपने एक बहुत अच्छी बात बोली सेल्फ टॉकिंग के बारे में, जी, जो मैंने रिसेंटली डिस्कवर किया है और मैंने कहीं पर भी नहीं पढ़ा था ये चीज़, और मुझे से रियलाइज़ हुआ कि मुझे खुद से बात करनी चाहिए। अगर मुझे थोड़ी सी भी एंग्जाइटी हो रही है तो मुझे पता करना चाहिए कि व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग इन माई हेड। एंड वाइल आई वॉज वॉकिंग आई जस्ट स्टार्टेड डूइंग सेल्फ टॉकिंग। हाय शक्ति, हाउ आर यू? तो दूसरे मेरे शक्ति ने बोला कि आई एम गुड। नो एक्चुअली आई एम नॉट गुड। वाई, व्हाट हैपेंड टू यू? नहीं यार, ये प्रॉब्लम मुझे थोड़ा सी बॉदर कर रही है। सो आई स्टार्टेड टॉकिंग लाइक दैट विथ माई सेल्फ एंड आई रियलाइज दैट दिस इज़ द प्रॉब्लम। मतलब मुझे एक्चुअली मुझे प्रॉब्लम पता चल गई कि ये मेरी प्रॉब्लम है। एंड देन मैंने एक रिस्पॉन्सिबल शक्ति से मैंने बात की, जो एक प्रॉबेबली एक एंग्जाइटी स्टेट में था, और उसको मैंने क्योर किया। बहुत बढ़िया। तो ये मैंने खुद किया। बट अभी आप सेल्फ टॉकिंग की बात कर रहे हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप ये सेल्फ टॉकिंग कैसे सिखाते हैं और क्या प्रोसीजर है आपका सेल्फ टॉकिंग का? जी, तो जब भी आप खुद से बात करें, जैसे आपने अभी कहा, तो
हमारे अंदर ना 3 पार्ट एग्जिस्ट करते हैं, देयर 3 पार्ट्स लिविंग इनसाइड अस, ठीक है। 2 तो बहुत बार हम खुद एक्सपीरियंस करते ही हैं। अभी जैसे आपने कहा कि 2 पोलर पार्ट्स हैं आपके, आपने देखा कि एक पार्ट है जो पॉजिटिव बात कर रहा है, एक पार्ट है जो थोड़ा लो फील कर रहा है। करेक्ट। तो बेसिकली इन NLP वी टॉक अबाउट 3 पार्ट्स। एक पार्ट है आपका ड्रीमर, जो आपका पॉजिटिव पार्ट है। दिस इज़ अ फोर्स ऑफ एम्बिशन इनसाइड अस। हमारे अंदर जो फोर्स ऑफ एम्बिशन, एस्पिरेशन की जो फोर्स है, ये पार्ट हमेशा हमारे अंदर ड्रीम्स लेके आता है, पॉजिटिव वर्जन्स क्रिएट करने के लिए बोलता है। ये कहता है कि अपनी लेगेसी क्रिएट करो, इंस्पायर करो, किताबें लिखो, पर्पसफुल लाइफ जियो, कारें खरीदो, बंगले खरीदो, ब्रांड्स पहनो। ये सब वो ड्रीम्स लेके आ रहा है, एम्बिशंस लेके आ रहा है। सुबह जल्दी उठो, फिट रहो, एक्सरसाइज करो, ये आपका ड्रीमर पार्ट है। अगर यही पार्ट सिर्फ होता हम सब के अंदर, तो फिर ज़िंदगी आसान हो जाती थी। हम सब एक सपना देखते, उस पर एक्शन लेते, उसे अचीव कर लेते। सो इजी। 3 ही स्टेप का प्रोसेस होता, कोई दिक्कत नहीं होती। क्योंकि हमारे मैक्सिमम सपने जो भी हैं, अगर हम ध्यान से अपने सपनों को देखें तो वो सपने कोई ओरिजिनल सपने नहीं हैं। वो सपने हमने एनवायरनमेंट से पिक किए हैं। और वो सपने, जो भी सपना हमारा है, उसमें से 90% सपने ऐसे हैं जो ऑलरेडी कोई ना कोई या तो जी के जा चुका है, या ऑलरेडी इसी प्लेनेट पे कोई ना कोई जी रहा है ऑलरेडी। ओह माय गॉड, सो ट्रू। यस, तो यानी हमने पिक किया है, सबकॉन्शियसली भी पिक्ड अप। करेक्ट। आज से अगर हम 500 साल पहला पैदा होते तो हमारा ये सपना नहीं होता, करेक्ट। कुछ और सपने होते। तो हमारे सपने भी सबकॉन्शियसली हम पिक करते हैं 90%। 10% ऐसे होते हैं जो ओरिजिनल होते हैं, जैसे कि एडमंड हिलरी ने सोचा है कि मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ूंगा। अब उससे पहले पूरी ह्यूमैनिटी में कोई नहीं चढ़ा था। ये सब वो ट्रेल ब्लेजर लोग हैं, जो लेजेंडरी लोग, जो पूरी ह्यूमैनिटी को आगे गाइड कर जाते हैं। बट 90% छोटा सपना हो सकता है, किसी का बड़ा हो सकता है, बट वी पिक इट फ्रॉम द एनवायरनमेंट। तो ये ड्रीमर पार्ट है हमारा, जो उन एनवायरनमेंट के उन सब लोगों ने हमारे अंदर फीड किया है, और हमारे अंदर भी एग्जिस्ट करता है, द फोर्स ऑफ एस्पिरेशन, फोर्स ऑफ एक्सपेंशन। बट देन देयर इज़ अ सेकेंड पार्ट, दैट इज़ क्रिटिक। दिस इज़ द फोर्स ऑफ लिमिटेशन इनसाइड अस, फोर्स ऑफ फियर इनसाइड अस। तो जो क्रिटिक है ना, ये हमारे अंदर रेजिस्टेंस पैदा करता है, क्योंकि इसका एक ही एजेंडा है, एम आई सेफ, एम आई कंफर्टेबल, एम आई रिस्क फ्री। एम आई सेफ, एम आई कंफर्टेबल, एम आई रिस्क फ्री। सेफ क्योंकि हम शुरुआत से हम यही देखते आ रहे हैं कि हमको कोई मार ना दे। हाँ, करेक्ट। और एम आई कंफर्टेबल मतलब हमें कंफर्ट जोन से बाहर जाना पसंद नहीं है, हमारे शरीर को या जो हमारे माइंड को। फेमिलियर है, जो फिक्स्ड है, जो एक पैटर्न में हम बन गए हैं। Right. सपोज अगर एक इनकम हमारी फिक्स हो गई, एक जगह पे हम फिक्स हैं, Correct. सपोज एक नौकरी में फिक्स हैं, तो अब इसको छोड़ा, हो सकता है पोटेंशियल है कुछ और बड़ा हो जाए आपकी लाइफ में, बट इसका काम है सेफ्टी इंश्योर करना। सेफ्टी साइकोलॉजिकल भी हो सकती है, फिजिकल सेफ्टी भी हो सकती है, राइट। करियर सेफ्टी भी हो सकती है। तो ये सेफ रखना चाहता है हमें, इसलिए हमें रिस्क फ्री रखता है कि मैं सेफ़ हूँ क्या, मैं कंफर्टेबल हूँ क्या, मैं रिस्क फ्री हूँ क्या। इसका यही एजेंडा है। इसको आपके ड्रीमर से कोई मतलब नहीं है। इसका एक ही एजेंडा, ये जेनेटिकली प्रोग्राम है आपको सेफ रखने के लिए। इसलिए जो हम कंफर्ट जोन कहते हैं, कंफर्ट जोन मतलब क्या? कंफर्ट जोन का मतलब है कि आपके अंदर एक आवाज़ है जो आपको रिस्क लेने से रोकती है, जो आपको खुद को चैलेंज करने से रोकती है। तो ये जो फोर्स हमारे अंदर है, ये है फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस। और प्रॉब्लली ये जो प्रोग्रामिंग ऑलरेडी हमारे हेड में हुई हुई है, हाँ, उस चीज़ से हम कंफर्टेबल हैं और हम कुछ नया लर्न नहीं करना चाहते, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई वी आर इन द कंफर्ट जोन। यस। तो कई लोगों का जो क्रिटिक है ना, ये क्रिटिक भी अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस होता है। एक तो इनर वॉइस की फॉर्म में एक्सप्रेस होता है। हमारे अंदर एक आवाज़ है कि आई एम नॉट इनफ, आई डोंट डिजर्व दिस, व्हाट इफ़ आई लूज एवरीथिंग बट व्हाट आई हैव। करेक्ट। राइट। तो ये आवाज़ की फॉर्म में होता है। दूसरा इसका एक्सप्रेशन होता है आई नो दैट मेंटालिटी। आप देखते हैं कई लोग, आप जानते हैं कि इन्हें इतना पता भी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि मुझे सब पता है। अब इन्हें आप ना तो कोच कर सकते हैं, ना आप इन्हें सिखा सकते हैं, इन्हें टीच भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इनके अंदर मान्यता है कि मुझे सब आता है, मेंटल ब्लॉक। मुझे कौन पढ़ाएगा, मुझे कौन सिखाएगा। तो मतलब ऐसे व्यक्ति की आप कैसे मदद करेंगे कि जिसको आता कुछ नहीं है और सीखना किसी से नहीं है? दैट्स सो डिफिकल्ट। तो यू कैन नॉट हेल्प दैट पर्सन, दिस पर्सन विल ऑलवेज बी स्टक, ये हमेशा स्टक रहेगा। तो आई नो दैट मेंटालिटी की फॉर्म में ये क्रिटिक रहता है। और एक सबसे ज़्यादा फॉर्म में जो स्पेशली क्रिएटिव लोगों में देखा है, जो लोग क्रिएटिव होते हैं, जो टैलेंटेड होते हैं, टैलेंटेड हैं लेकिन फिर भी लाइफ रिजल्ट्स वैसे नहीं है जो उनके टैलेंट को जस्टिफाई करते हो। करेक्ट। ऐसे लोगों के अंदर क्रिटिक रहता है, नेगेटिव वॉइस की फॉर्म में नहीं, दे आर मोस्टली पॉजिटिव, बट इनका क्रिटिक एग्जिस्ट करता है परफेक्शन सिंड्रोम की फॉर्म में। दे आर
दे थिंक दैट दे आर परफेक्शनिस्ट। इसका मतलब ये है कि जब तक चीज़ें परफेक्ट नहीं होंगी मैं एक्शन नहीं लूँगा। तो मैं भी सपोज़ कि मुझे एक यूट्यूब चैनल बनाना है, लेकिन मैं वो चैनल सालों से सोच रहा हूँ कि मुझे बनाना है, लेकिन मैं बना नहीं रहा। मुझे किताब लिखनी है, मैं सालों से सोच रहा हूँ कि मुझे किताब लिखनी है, मगर वो लिख नहीं रहा। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है अभी मेरी वोकेबलरी परफेक्ट नहीं है, अभी मेरी मे बी एडिटिंग परफेक्ट नहीं है, मेरा कंटेंट परफेक्ट नहीं है, अभी मेरा स्ट्रक्चर परफेक्ट नहीं है। आप उस परफेक्शन की वजह से प्रोक्रेस्टिनेशन करते हो। आप काम को कल तक टाल रहे हो, कल पे टाल रहे हो, और आपके महीनों निकल गए, सालों निकल गए, जस्ट बिकॉज यू थिंक दैट जब परफेक्ट होगा तब मैं शुरू करूँगा। तो परफेक्शन कई बार इट्स जस्ट अ डेकोरेटेड फॉर्म ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। आप प्रोक्रेस्टिनेशन को सुंदर कपड़े पहना दो तो परफेक्शन बन जाता है। हाँ, अगर आप एक्टिव परफेक्शन मतलब कि सपोज अभी हम ये शूट कर रहे हैं और हम अगर बारीक चीज़ों का ख्याल रखते हैं, एक्शन के दौरान अगर बारीक चीज़ों का ख्याल रखते हैं, दैट इज़ नॉट परफेक्शन सिंड्रोम, राइट। परफेक्शन सिंड्रोम वो है जहाँ पे आप अपने आप को ये नैरेटिव दे रहे हैं कि चीज़ें परफेक्ट नहीं है इसलिए मैं शुरू ही नहीं करूँगा, दैट इज़ परफेक्शन सिंड्रोम। तो कईयों का क्रिटिक परफेक्शन सिंड्रोम की फॉर्म में रहता है, जबकि डीप डाउन पता है क्या है? ये डीप डाउन है फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, कि डर है कि कहीं लोग आके क्रिटिसाइज तो नहीं कर देंगे। फियर ऑफ लुकिंग स्टूपिड इन फ्रंट ऑफ पीपल, कि डर है कि मैं लोगों के सामने कहीं स्टूपिड तो नहीं दिख जाऊंगा। ये फियर ऑफ जजमेंट, कि लोग मुझे जज करेंगे, उसका डर बेसिकली है। और ये डर लोगों में आता है माइक्रो पेरेंटिंग की वजह से कई बार। ये क्या चीज़ होती है? माइक्रो पेरेंटिंग का मतलब कुछ पेरेंट ऐसे होते हैं ना जो बच्चे की हर छोटी छोटी गलती को हाईलाइट करते हैं। छोटा सा मिस्टेक हुआ, तिल का ताड़ बनाते हैं, हल्का सा कप फूट गया, एंक्शस रिस्पॉन्स देते हैं, थोड़े से उसके मार्क्स कम आ गए, एंक्शस रिस्पॉन्स देते हैं। मेहमानों के सामने बोला कि ये कविता सुना दे और वो कविता नहीं सुना पाया तो फिर उसको डांटते हैं। तो जब हम पैदा होते हैं तो हमारे पास कोई मेंटल मॉडल्स नहीं है कि दुनिया कैसे काम करती है। आप एक स्ट्रेंज प्लेनेट के अंदर बस आ गए और सब अजनबियों के बीच में एक ब्रेन है, एक बॉडी है और एक जनरल एबिलिटी टू लर्न है कि कुछ सीख सकते हैं आप। तो ये बच्चा क्या मॉडल बनाता है कि ये एक दुनिया, ऐसी दुनिया है जिस दुनिया में मिस्टेक्स करना अलाउड नहीं है, फेल होना अलाउड नहीं है। तो ये मिस्टेक और फेलियर के साथ में एक ऐसे रिश्ते में आ जाता है कि ये होनी ही नहीं चाहिए आपकी लाइफ में, और अगर ये हो गया तो आपका एग्जिस्टेंस बेकार है। तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता होगा एक बच्चे के माइंड पे? ये इम्पैक्ट पड़ता है कि अब वो मिस्टेक के डर से काम चालू ही नहीं करता। तो ये बड़े होने के बाद भी ये उसके रिपरकशंस होते हैं? यस, हमारी बहुत सारी प्रोग्रामिंग जो है वो हमारे बचपन से ही तो आ रही है। तो चाइल्डहुड ट्रॉमास भी तो बहुत होते होंगे जो बच्चे बहुत होते हैं, ये सारी चीज़ें देख कर आते होंगे। ये एक तरीके का ट्रॉमा ही हुआ ना कि बच्चे को बार बार आपने मिस्टेक्स पे हाईलाइट किया, तो इस बच्चे ने क्या देख लिया कि ये ऐसी दुनिया है जिसमें मिस्टेक अलाउड नहीं है। आज आप सोचें, बच्चे 10th क्लास के बोर्ड में नंबर नहीं आते, सुसाइड कर लेते हैं। क्या चीज़ है जिसने, मतलब आप ध्यान से इसको देखें अगर, तो इस बच्चे ने ये देखा कि 10th के बोर्ड में नंबर आना जीवन से ज़्यादा कीमती है। राइट। अब क्या वो पैदा हुआ था तो उसको ये खबर थी कि 10th का बोर्ड क्या होता है? 10th की बोर्ड में नंबर जीवन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आइडिया, इसका बीज किसने दिया? ऑफ कोर्स उसने एम्पलीफाई किया होगा अपनी स्टेट में सब, लेकिन ये बीज किसने डाला? बीज तो जो उसके प्राइमरी केयर गिवर्स हैं उन्होंने ही तो बीज दिया ना उसे। करेक्ट। और वो बीज कई बार आप डायरेक्टली बोल के डालते हो, कई बार आप डायरेक्टली नहीं बोलते हो तुझे नंबर लाना है, मगर उस पर एक्सपेक्टेशन इतनी डाल के रखते हो कि जब आप लोगों की एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर पाते तो आप शेम फील करते हैं। शेम इज़ अ ट्रिगर। राइट। शेम और गिल्ट वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रिगर हैं सुसाइड्स के। जब आप शेम फील करते हैं कि आई एम गुड फॉर नथिंग, आई एम होपलेस, आई एम हेल्पलेस, तो ये बीज ही तो डाला ना, प्रोग्रामिंग ही तो हुई। क्या हुआ? उसको तो नहीं पता था, पैदा तो नहीं हुआ था वो इस प्रोग्रामिंग के साथ में। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो बचपन में जब ये सारी चीज़ें, आपको इतनी बुराइयां की जाती हैं आपके बारे में, या फिर आपको बुरी बुरी चीज़ें बोली जाती हैं और आपका उस तरीके से माइंड प्रोग्राम हो जाता है, तो कहीं ना कहीं आपको बचपन में प्यार भी कम मिला ना, सपोर्ट भी कम मिला। तो जब आपको बचपन में प्यार कम मिलता है तो क्या उसका रिपरकशन भी फ्यूचर में देखने को मिलता है? बहुत। इसके दो इसके प्रोग्रामिंग हो सकते हैं। हाँ। एक प्रोग्रामिंग क्या हो सकता है, यू बिकम टू नीडी। ओके। आपकी अटैचमेंट स्टाइल जो है वो कई बार एंक्शियस अटैचमेंट स्टाइल हो जाती है, बहुत नीडी हो जाते हो आप देखते हैं कई लोग अगर आपके रिश्ते में आते हैं तो हमेशा आपके साथ रहना चाहते हैं, हमेशा जानना चाहते हैं कि आप कहाँ पे हो। तो सामने वाले व्यक्ति को
कई बार ऐसा लग सकता है कि दिस इज़ टू मच पॉजेसिवनेस, स्पेस नहीं देते। स्पेस नहीं मिल रही है, टू मच पॉजेसिवनेस हो रही है। पर उसने ये सीखा नहीं है, उसको चाइल्डहुड में ऐसा प्रोग्रामिंग मिल गया था कि मुझे जो चाहिए ना वो अगर मैं जब तक बहुत सारा एफर्ट नहीं लगाऊंगा मुझे मिलेगा नहीं। तो मुझे लगातार अगर अटेंशन लेनी है तो आई हैव टू बी वेरी नीडी इन रिलेशनशिप्स। इट कैन मेक यू वेरी नीडी। आप बहुत एक एज ए नीडी पर्सन वहाँ पे आ सकते हैं, जो कि आपके रिश्तों में कोई भी व्यक्ति अगर आपके बहुत ज़्यादा पीछे पड़े तो भले ही वो प्यार ही क्यों ना करता हो, वो फिर वो चेन जैसा लगने लगता है आपको, वो आपके रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो उसको प्यार बचपन में नहीं मिला और इसकी वजह से वो प्यार कहीं और ढूंढ रहा है और उसको हथियाने की कोशिश कर रहा है, मतलब हाँ, अपने पास मतलब लाने कि की कोशिश कर रहा है। उसको लाने की कि ये मेरे से चला ना जाए कहीं पे, तो टू मच नीडीनेस दिखाएगा वो उस केस के अंदर। कई हो सकते हैं अवॉइडेंट बन सकते हैं कि वो बंदा क्या सीख सकता है कि दुनिया ऐसे ही काम करती है कि आपको प्यार देना नहीं है। तो सपोज आपके माँ बाप ने आपको नेगलेक्ट किया, तो जब आप अब रिलेशनशिप में आओगे तो आप भी जो लोग हैं उनको नेगलेक्ट ही करोगे, क्योंकि आप वो स्ट्रैटेजी वहाँ से बिल्ड कर लोगे। अच्छा। क्योंकि आप जब पैदा हुए देखिए आप खाली किताब हैं, आपको कोई कुछ पता ही नहीं है कि दुनिया कैसे काम करती है। ऑफ कोर्स जेनेटिक्स का भी रोल रहता है इसमें, देयर इज़ अ रोल ऑफ जेनेटिक्स एज वेल, दैट हाउ यू विल रिएक्ट टू दैट। बट जेनेटिक्स एंड एनवायरनमेंट दोनों का मिश्रण होकर के आपकी पर्सनालिटी बनती है। तो आपके बहुत सारी पर्सनालिटी के पार्ट आपने चूज़ नहीं किए हैं, दे आर जस्ट प्रोग्राम्ड। तो एनएलपी के थ्रू क्या हम इन चीज़ों को रिपेयर कर सकते हैं या रीप्रोग्राम कर सकते हैं? यस। कैसे होता है ये? व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ इट? अब उसके लिए तो बहुत क्योंकि एनएलपी इज़ लाइक टू मंथ प्रोसेस। वास्ट? ओके। 2 महीने मिनिमम लगते हैं इसको अच्छा। सीखने के अंदर। 30 से 35 आवर्स का मिनिमम टाइम आपको देना पड़ता है कंप्लीटली सीखने के लिए। हाउ मच टाइम? 30 to 35 आवर्स। ओके। यस। तो ये डेली प्रैक्टिस है जो आपको अपने रूटीन में लानी पड़ती है? हाँ, मतलब टेक्निक्स हैं इसमें। तो ज़रूरी नहीं है कि डेली आपको लानी है, बट वंस यू लर्न द टेक्निक्स कि अपने आप को रीप्रोग्राम करने के देयर आर टेक्निक्स, देन अपनी स्टेट्स इमोशंस को मैनेज करने के, उन्हें रेगुलेट करने के टेक्निक्स हैं, अपनी हैबिट्स में आने के टेक्निक्स हैं। सो देयर आर लॉट्स ऑफ टेक्निक्स। तो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एनएलपी एंड देन दैट इज़ कॉल्ड फाउंडेशन लेवल। तो फाउंडेशन में आपने कंसेप्ट समझे, देन देर इज़ प्रैक्टिशनर लेवल जहाँ पे अब आप एनएलपी के सारे टेक्निक्स सीखते हैं, देन देर इज़ मास्टर प्रैक्टिशनर लेवल। ये कोई जो टेक्निक्स की जो आप बात कर रहे हो उसमें से एक आधा टेक्निक कुछ शेयर कर सकते हैं? कुछ बेसिक अगर कोई चीज़ आपको अगर क्योर करनी हो अपनी लाइफ में तो? अगर जैसे एक सिंपल बेसिक टेक्निक, सपोज आपको अपनी स्टेट चेंज करनी है, कि स्टेट मतलब कोई भी इमोशनल स्टेट में आप हैं, सपोज आप एक एंगर में हैं और इसकी वजह से आप बहुत कंपल्सिवली रिएक्ट करते हैं और वो आपको बहुत इश्यूज क्रिएट करता है। तो देयर इज़ अ टेक्निक कॉल्ड एज इफ़ टेक्निक। ओके। एज इफ़ का मतलब सपोजिशन फ्रेम है ये, कि आप कुछ सपोज कर रहे हैं अंदर, एज इफ़ फ्रेम में आपको जाना है और 4 चीज़ें आपको बदलनी है। यू हैव टू चेंज योर पोस्चर, यू हैव टू चेंज योर ब्रीदिंग, यू हैव टू चेंज योर फेशियल एक्सप्रेशन एंड देन यू हैव टू चेंज योर इनर डायलॉग, आपका इंटरनल डायलॉग। कोई भी स्टेट आप एक्सपीरियंस करते हैं, एंगर, तो आज के बाद आप कभी भी अगर एंग्री हो तो आप ऑब्जर्व करना, ये 4 चीज़ें आपको मिलेंगी। इफ़ यू आर हैप्पी, ये 4 चीज़ें हमेशा रहेंगी। तो अगर आप एंग्री हैं तो आपका एक सर्टेन फेशियल एक्सप्रेशन है, आप तो एक्टिंग करते हैं तो आप तो डेप्थ में ये चीज़ें समझते हैं कि एंगर है तो चेहरे पे कैसे आएगा, अलग तरीके से आएगा। गुस्से का एक्सप्रेशन होगा, हैप्पीनेस चेहरे पे अलग, यानी कि फेशियल एक्सप्रेशन आपके चेंज होंगे। जैसे ही आपके माइंड में एक इमोशन पैदा होता है वो आपके फेस पे आएगा ही आएगा। अनटिल अनलेस यू आर एन एक्टर तो आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं, अदरवाइज फेस पे आएगा, बॉडी में आएगा, यानी कि आपकी हार्ट बीट में शिफ्ट आएगा, आपके पोस्चर में। जैसे सैड व्यक्ति है तो सैड व्यक्ति का पोस्चर हमेशा कंधे झुके हुए मिलेंगे आपको। अगर थोड़ा कॉन्फिडेंट व्यक्ति है तो उसका चेस्ट थोड़ा सा एक्सपेंडेड मिलेगा आपको, स्पाइन सीधी मिलेगी आपको। तो पोस्चर, कोई भी इमोशनल स्टेट हमेशा आपके बॉडी पोस्चर में आती है, आपके फेशियल एक्सप्रेशन में आती है, आपकी ब्रीदिंग में आती है। हाँ। एक एवरेज ह्यूमन लगभग 16 सांसें 1 मिनट में लेता है, लगभग 16 ब्रेथ हम 1 मिनट के अंदर ले लेते हैं। बंदर जो है वो 24 से 26 लेता है। हम जब गुस्से में होते हैं तो बंदर बन जाते हैं। 24 से 26 लेते हैं। तो जो लाल मुंह का बंदर है वो इंसान एग्जैक्टली लाल मुंह का बंदर है जब वो गुस्से में होता है। तो क्योंकि सेम ब्रीदिंग रेट पे हम चले जाते हैं जब भी आप गुस्से के अंदर हैं।
और फिर आपका अंदरूनी डायलॉग भी चेंज होता है। आप अंदर से जो बात कर रहे हैं वो एकदम से चेंज होती है कि अब मैं इसका कुछ कर दूंगा, ये कर दूंगा। कुछ लोग चिल्ला के बोल देते हैं बाहर उस आवाज़ को, कुछ लोग अंदर रखते हैं, इसने ये कैसे कर दिया। कई लोग होते हैं ना बाहर एक्सप्रेस नहीं करते लेकिन अंदर बहुत कुछ चलता है, ये क्यों किया इसने, ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, उसका अंदर चलता रहता है। तो एवरी स्टेट हैज़ दिस 4 component. By changing these 4 component, you can immediately within 2 minutes you can change your state. तो फॉर एग्जांपल अगर एंगर है और एंगर से आपको रिलैक्सेशन की स्टेट में जाना है तो कुछ इस तरीके से होगा कि पोस्चर एज इफ आई एम रिलैक्स्ड, यू हैव टू से दिस। माना कि मैं रिलैक्स्ड हूँ तो मेरा पोस्चर कैसा होता? पोस्चर एज इफ आई एम रिलैक्स। तो रिलैक्स में क्या होगा कि मे बी मेरे शोल्डर्स, पोस्चर में यू कैन फोकस, नेक कैसी होगी, शोल्डर कैसा होगा, ओके बॉडी स्पाइन कैसी होगी, आपने रिलैक्स कर लिया एज इफ आई एम रिलैक्स्ड। सेकेंड, what would be my facial expression? As if I am relaxed, मेरा facial expression क्या होगा? forehead relax हो जाएगा, cheeks relax हो जाएंगे, eyes relax हो जाएगी। third thing, breathing कैसी होगी? अगर मैं बिल्कुल अभी relax होता तो breathing क्या होती? दिस वुड बी योर ब्रीदिंग। तो अपनी ब्रीदिंग को डीप कर लें, रिलैक्सेशन की ब्रीदिंग कर लें। और चौथा पैरामीटर है इंटरनल डायलॉग। तो अपने इंटरनल डायलॉग में वॉइस क्रिएट करें, माई नेम इज़ दिस एंड आई एम रिलैक्स्ड। माई नेम इज़ दिस, माई नेम इज़ शक्ति अरोरा एंड आई एम रिलैक्स्ड। यस, एंड टोन क्या होनी चाहिए, स्पीड क्या होनी चाहिए, रिलैक्सेशन की, रिलैक्स्ड। हाँ, माई नेम इज़ दिस एंड आई एम रिलैक्स्ड। लेकिन मुझे एक बात बताइए, जो आदमी गुस्से में है, हाँ ठीक है, और वो गुस्से में वो पर्टिकुलर मोमेंट में है ना, हाँ, और वो उस चीज़ से खफा है या गुस्सा है, तो वो इस चीज़ के बारे में थोड़ी सोचेगा कि मुझे अभी अपने माइंड को रिलैक्स करना है। इनिशियली नहीं सोचेगा। यू हैव टू डेवलप दिस प्रैक्टिस। अगर उससे बहुत मतलब एक्सट्रीम प्रॉब्लम है अगर इस चीज़ की, तो उसको ये रेक्टिफाई करना पड़ेगा। अगर वो विलिंगनेस है उसमें कि मुझे ये रेक्टिफाई करना है, जैसे कोई पार्टनर्स में आपस में, और आपने डिसाइड किया कि मुझे ये वर्कआउट करना है, तो क्या होगा, इनिशियली तो आप उसी पैटर्न से रिएक्ट करोगे जो पैटर्न आपका है। कि सपोज आपको एक ट्रिगर मिला, सबका ट्रिगर है, बिना स्विच के कोई इमोशन पैदा नहीं हो सकता। किसी का ट्रिगर है कि आप नॉर्मली एक अच्छे व्यक्ति हैं लेकिन जैसे किसी ने आपकी गलती बताई वो आपको नहीं पसंद। किसी का है सरकेज़म दिया, ताना मारा, वो नहीं पसंद। नॉर्मल आके अच्छे से बुरी बात बोल दे, उसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ताने सरकास्टिक टोन में दिया तो उसे वो टोन उसका ट्रिगर है। किसी का ट्रिगर है ब्लेम, आप उसे ब्लेम मत करो बस। ब्लेम होते ही वो ऐसे बिल्कुल शांत व्यक्ति, ब्लेम किया तो वो ट्रिगर हो जाएगा। तो हम सबके स्विच बटन हैं, ठीक है, तो वो स्विच बटन अनकॉन्शियसली हमारे आसपास के लोग जानते हैं। तो इसलिए आप देखते वो बोलते हैं ना, दुखती नस पे हाथ हाँ, तो झगड़ा होता है तो सब जानते हैं आपकी उसी नस पे जाके हाथ ताकि उसे वो गलत एक्सपीरियंस दे सकें। इसलिए तो इनिशियली तो आपका फिक्स है रिस्पॉन्स, वही होगा। लेकिन वंस यू नो दिस प्रैक्टिस, वंस यू स्टार्ट अप्लाइंग इट, तो इनिशियली क्या होगा, वी गिव ट्रैकर्स। इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए ट्रैकर्स लगाते हैं। ये जो आपने कहा ना कि इनिशियली तो नहीं आएगा उस मोमेंट में उसको, कि उस मोमेंट में उसको अवेयरनेस पैदा होने लगे, उसके लिए वी गिव देम द ट्रैकर्स, जो कि स्लोली एंड ग्रेजुअली पहले 6-7 दिन में आपको क्या करना है कि पूरे दिन में से 2 या 3 सिचुएशंस में ध्यान रखना है कि एटलीस्ट आप इस टेक्निक को लगाएं और उस ट्रैकर में जाके भरें। जब भी आपने अप्लाई करी, तो सपोज़ आपको दिन में 10 बार गुस्सा आया, तो 10 में से 7-8 बार तो आपको याद रहने ही नहीं वाला, कोई कुछ भी कह ले आपको, लेकिन 1 या 2 बार आपको याद रह जाएगा, बट दैट इज़ इनफ। ओके, एक बार भी आपको याद आ गया कि ये टेक्निक लगानी है, तो मे बी आप अकेले थे और तब गुस्सा अंदर महसूस कर रहे थे, उन पलों में आपको याद आ जाएगा। किसी के सामने तो नहीं आएगा, बट कई बार गुस्सा सिर्फ सामने नहीं होता है। किसी की बॉस से झगड़ा हुआ और आप वहाँ पे कुछ नहीं कहे, अपने रूम में गए, वहाँ जा कर के गुस्सा कर रहे हो, देयर यू कैन अप्लाई। यहाँ से शुरुआत होती है और फिर बाद में स्लोली एंड ग्रेजुअली जब आप ट्रैकर भरते रहते हो, एंड 66 डेज़ का प्रोसेस है ये, कि कोई भी आपका ऑटोमेटिक पैटर्न 66 डेज़ लेता है उसे चेंज होने में मिनिमम। तो वो 66 डेज़ के बाद आप देखते हो कि उस मोमेंट में भी आपके अंदर अवेयरनेस आने लगती है कि यस आई कैन डू इट, एंड यू कैन जस्ट मेंटली एडजस्ट। आप मेंटली तुरंत एडजस्ट कर पाते हैं। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। सो कोई शॉर्टकट नहीं है, बट एक बार आप अगर कर लें तो आपकी लाइफ क्वालिटी बहुत इम्प्रूव हो सकती है। तो ये जो आपने जितने भी लोगों को सिखाया आज तक, जी, आप कोई ऐसे सक्सेस स्टोरी शेयर कर सकते हैं कि मतलब कोई बहुत ही ट्रबल्ड केस था और आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट था या चैलेंजिंग था और आपने उसे सॉल्व किया? यस, ट्रबल्ड केस बहुत सारे रहे हैं।
जैसे कि कई लोग रेप केसेस होते हैं, उसके बाद जो उस अब्यूज़ से जो गया हुआ होता है व्यक्ति, उसको उसमें से बाहर लाना, तो ऐसे कुछ केसेस रहे हैं। तो ये तो ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा। ये तो ऐसी कोर मेमोरी बन जाती है आपके सबकॉन्शियस माइंड में कि आप उसको निकालना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, राइट? हाँ, बट आप निकाल तो नहीं सकते, बट उससे कोप अप करना सिखा सकते हैं ताकि वो व्यक्ति फिर से अपने जीवन को जीना शुरू करे, सुसाइड ना करे, अंत ना करे अपनी लाइफ का। बिकॉज बहुत सारे रेप केसेस तो ऐसे होते हैं लोग रिपोर्ट भी नहीं करते। आई हैव सीन दैट। क्यों? दे डोंट इवन रिपोर्ट बिकॉज दे डोंट वांट द वर्ल्ड टू नो दैट, कि शर्म महसूस होती है उन्हें। क्योंकि करने वाला कई बार आपके आसपास में से ही होता है। स्पेशली आप लोअर सिटीज़ में, गांव में देखें तो वहाँ पे तो अगर कुछ ऐसा हो तो लड़की को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है, लड़के को नहीं ठहराया जाता है। तो ऐसे इश्यूज, सबसे अब्यूज़ के इश्यूज होते हैं। तो आपने ये ऐसे कोई पेशेंट को हैंडल किया है? मतलब yes, ऐसे बहुत सारे किए हैं। तो वो क्योर हो पाए हैं? यस 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 यस, दे आर एबल टू कम आउट ऑफ इट। तो इन्हें 66 डेज का उन्होंने प्रोसेस किया हुआ है नाउ? नो, हर ये पर्टिकुलर टेक्निक 66 डेज की थी। उसमें तो बहुत सिटिंग लगती हैं, कई बार 20 सेशंस लगते हैं, जो कि हर वीकली पे एक सेशन किया तो इट्स अ प्रोसेस। कई लोग 3 महीने में बाहर आ जाते हैं, 6 महीने में, कई लोगों को 8 महीने लगते हैं। इट टेक्स टाइम। डिप्रेशंस में हैं, बायपोलर हैं कई, जैसे बायपोलर तो लाइलाज मानी जाती है, और एनएलपी में भी ये क्लेम नहीं किया जाता कि आप बायपोलर ठीक कर सकते हो, बट इन फ्यू केसेस वी हैव गॉट रिजल्ट्स कि जहाँ पे लोग बायपोलर भी ठीक किए हैं। अभी कल ही मैं संग्राम सिंह जी के साथ में था, जो रेसलर हैं, right. उनको अर्थराइटिस का प्रॉब्लम था। 8 साल तक वो अर्थराइटिस इनक्योरेबल है, डॉक्टर्स ने कहा कि ये जिएगा भी नहीं, इनक्योरेबल है, बट ही हील्ड, उन्होंने हील किया अपने आप को। तो कई बार ऐसे भी केसेस मिल जाते हैं जहाँ पे इनक्योरेबल थी चीज़, उनको रहा। कई ऐसे कैंसर पेशेंट्स हैं जिनको हमने मदद की है। ऑफ कोर्स कीमो उनका चला है। मैं हमेशा होलिस्टिक अप्रोच में बिलीव करता हूँ कि कभी भी मेडिकल साइंस को इग्नोर ना करें, ठीक है, उसके साथ में होलिस्टिक अप्रोचेस को साथ में लेकर के चलें। तो मेरे कई स्टूडेंट्स हैं जो कीमो के साथ एनएलपी को उन्होंने लगाया, तो जल्दी रिकवर किया उन्होंने, उस दौरान में सफरिंग में नहीं रहे। कई मेरे स्टूडेंट हैं जो कीमो से गुजर रहे थे, साथ में मेरे ऑथर प्रोग्राम चलते हैं कि हाउ यू कैन बिकम एन ऑथर, तो दे वर गोइंग थ्रू कीमो एंड दे वर राइटिंग बुक एज वेल। वाओ! इतनी पॉजिटिविटी वो अपने अंदर रख पा रहे थे, वरना ये जो फेज़ होती है कीमो वाली, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग खुद के लिए और परिवार के लिए भी होती है। True. बट आई हैव स्टूडेंट्स जो ये कर पा रहे थे। वाओ! तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स रहे हैं। बायपोलर के केसेस हैं, कैंसर के हैं, जहाँ पे लोगों को काफ़ी मदद मिला है। तो आप एनएलपी के साथ साथ एक मेंटल हेल्थ कोच भी हैं? हाँ, तो मैं एनएलपी के जरिए ही मेंटल हेल्थ कोचिंग करता हूँ। सो हाउ डिफरेंट इज मेंटल हेल्थ कोच एंड बीइंग अ थेरेपिस्ट? दोनों में डिफरेंस है। कोचिंग एक डिफरेंट स्किल है और थेरेपी एक बिल्कुल अलग स्किल होती है। अब जैसे कि पर दोनों में साइकोलॉजी यूज होती है, राइट? हाँ, यूज़ तो साइकोलॉजी होती है, मतलब काउंसलिंग साइकोलॉजी। जैसे साइकाइट्रिस्ट कौन है, जिसका मेडिकल बैकग्राउंड भी है, जो डॉक्टर है और मेडिसिन भी वो प्रिस्क्राइब करते हैं, राइट। साइकोलॉजिस्ट है जो मेडिसिन डिस्क्राइब नहीं करते, ठीक है, वो सिर्फ काउंसिल कर सकते हैं, ठीक है। कोच भी काउंसिल कर सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं, टेक्निक्स दे सकते हैं, मेडिटेशंस दे सकते हैं, होलिस्टिक अप्रोच होती है, वो सिर्फ साइकोलॉजी यूज़ नहीं करेंगे। तो कोच कौन है, जो जैसे न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एक मोडालिटी है, तो मैंने उस मोडालिटी पे मास्टरी की एंड उस मोडालिटी के जरिए आई एम हेल्पिंग पीपल। तो अब जैसे एंग्जाइटी कई लोग होंगे जो दवाइयों से ठीक करेंगे, कई लोग आपने ऐसे देखे होंगे जो कोई एनर्जी हीलिंग से ठीक करेगा, कोई योगा से ठीक करेगा, कोई है जो आयुर्वेदा से ठीक करेगा। सो देर आर डिफरेंट मोडालिटीज़, राइट। तो कोच कौन है कि जो एक पर्टिकुलर मोडालिटी में उसने एक्सपर्टीज़ लिया है और उस मोडालिटी को यूज़ करते हुए ट्राइंग टू सॉल्व पीपल्स प्रॉब्लम। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो मेंटल हेल्थ में एक बहुत बड़ा चैप्टर है एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन। हाँ, एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस अभी तो बहुत ज़्यादा है। जो ये चीज़ के बारे में तो मैंने 2 साल पहले कभी सुना भी नहीं था। हमें मतलब कभी बचपन में एग्ज़ाम से पहले एंग्जाइटी होती थी या नर्वसनेस होती थी, तो मतलब हमें तो थप्पड़ मार के सुला दिया जाता कि चुपचाप सो जा, अपने आप ठीक हो जाएगा, यू नो। तो वो एक अलग टेक्निक थी हमारे पेरेंट्स की, लेकिन आज इसको बहुत सीरियसली एड्रेस किया जाता है। और आजकल मैंने आसपास के लोगों को देखा है जो टैबलेट्स ले रहे हैं एंग्जाइटी के लिए, स्ट्रेस के लिए। तो ऐसी क्या चीज़ बदल गई है ओवर द कोर्स ऑफ टाइम कि सबको आजकल इतनी एंग्जाइटी हो रही है? व्हाई इट इज़ हैपनिंग? तो एंग्जाइटी ना 2 प्रकार की होती हैं। जो हमें एग्ज़ाम के टाइम पे होती है दैट इज़ एक्यूट एंग्जाइटी,
उसके कोई क्योर की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ जस्ट एक्साइटमेंट, नर्वसनेस। करेक्ट, ठीक है, दैट हाउ विल वी परफॉर्म। हाँ, वो एक आप कैसे परफॉर्म करोगे, दैट वो क्या है, एक्यूट मतलब एक सिचुएशन में आई और फिर चली गई, तो अब एग्ज़ाम हो गया तो अब आप एंग्शियस नहीं हो। लेकिन जो इशू है ना, जो डील करने की ज़रूरत होती है, वो है क्रोनिक एंग्जाइटी। क्रोनिक एंग्जाइटी है जो लगातार आपके साथ रहती है, किसी सिचुएशन पे निर्भर नहीं है। रात को आप सोए हुए हो, एकदम से योर हार्ट इज़ रेसिंग, यू आर स्वेटिंग एंड सडनली यू आर फीलिंग सफोकेटेड आउट ऑफ नोवेयर। Is that a health concern or Yes, of course. is it a mental concern? Not just mental, it's a physical thing as well, because ये आपकी बॉडी में इसके सिम्टम्स है ना। मैंने एक्चुअली 2 साल पहले ऐसे रियलाइज़ किया था। आई वाज जस्ट स्लीपिंग, सडनली मेरे पैरों में से झंझनाहट होने लगी, सडनली मुझे एंग्जाइटी होने लगी, मेरी हार्ट बीट्स तेज़ हो गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा था हो क्या रहा है, एंड आई वाज नॉट थिंकिंग एट ऑल, कुछ सोच ही नहीं रहा था मैं। और फिर वो एक रेगुलर पैटर्न हो गया काफ़ी टाइम तक, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा, एंड सडनली इट जस्ट वेंट अवे। अलग अलग ट्रिगर्स हो सकते हैं इसके। कई बार सोशल एंग्जाइटी होती है लोगों को, कि जैसे लोगों के बीच में है, अब ऐसा नहीं कि उन्हें डर लगता है लोगों से या ऐसा कुछ है, लेकिन फिर भी सडनली दे फील हार्ट इज़ रेसिंग। तो एंग्जाइटी, क्रोनिक एंग्जाइटी के जो सिम्टम्स हैं, वो सिम्टम्स क्या क्या है देखें तो लोग ज़्यादा आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मेरे को क्रोनिक है क्या। तो ज़्यादातर जो सिम्टम होते हैं क्रोनिक में, कई बार ऐसा होगा कि आपको यू विल फील स्क्वीजीनेस इन योर स्टमक, जैसे स्टमक में स्क्वीज़ हो रहा है कोई, जो हम कहते हैं ना बटरफ्लाई इन द स्टमक। तो कई बार ऐसा लगता है कि स्टमक स्क्वीज़ हो रहा है मेरा। कई बार गले में सफोकेशन लगती है, कि ऐसा लग रहा है कोई गला घोंट रहा है। कई बार चेस्ट पे हैवीनेस आती है, जो कोई पत्थर रख दिया हो किसी ने, इस तरीके की फीलिंग आती है। हैवी ब्रीदिंग, बहुत हैवी ब्रीदिंग, सफोकेशन, ऐसा फील होता है। कई लोगों को बहुत चक्कर से आते हैं, कई लोगों को हेडेक और चक्कर की फॉर्म में रहता है, कई लोगों का रहेगा कि हार्ट रेस करने लगेगा, स्वेटिंग आ जाएगी। सो दिस इज द रिस्पांस टू एंग्जाइटी। यस, तो दिस एंटायर रिस्पॉन्स इटसेल्फ इज एंग्जाइटी। राइट। तो ज़्यादातर एंग्जाइटी में क्या होता है कि कुछ थॉट है या कोई सेंसेशन है, कोई ट्रिगर है, जो आपने एक ट्रिगर लिया और उस ट्रिगर को आपने अपने थॉट में एग्रेवेट किया, एम्पलीफाई किया, एंड देन फिर उस थॉट के प्रति बॉडी ने रिएक्शन दिया, एक इमोशनल रिस्पॉन्स दिया। इज इट बिकॉज हमने वो थॉट को सॉल्व नहीं किया और हमने उसको सप्रेस कर दिया? ये भी हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जो सबसे ज़्यादा एंग्जाइटी लोगों में रहती है, हेल्थ एंग्जाइटी बहुत रहती है। हेल्थ एंग्जाइटी में क्या है कि सपोज आपके हार्ट के पास एक बर्निंग सेंसेशन हुआ, हार्ट के पास एक बर्निंग सेंसेशन हुआ, जैसे ही वो सेंसेशन ट्रिगर हुआ, आपने एक थॉट क्रिएट किया, ये कहीं हार्ट अटैक तो नहीं है, मुझे क्यों हो रहा है ये। राइट। अब डिपेंडिंग ऑन योर कंडीशनिंग आप एसोसिएट कर रहे हो। मे बी आपके आसपास किसी को रिसेंटली हार्ट अटैक से डेथ हुई थी, या आजकल इतने सारे लोगों को हार्ट अटैक से डेथ होती है, और सोशल मीडिया की वजह से वो तुरंत आप तक पहुंचता है। पहले भी हो रहे थे, लेकिन आज ज़्यादा क्यों लगते हैं, क्योंकि अब पहुंच रहे हैं, पहले पहुंचते नहीं थे। अब क्योंकि हम सब कनेक्टेड हैं, तो तुरंत पहुंच जाता है आपके पास में। तो अब उस हार्ट सेंसेशन को लेके आपने थॉट जनरेट किए, अब उस थॉट की वजह से अब आपकी हार्ट बीट बढ़ेगी, आपकी ब्रीदिंग चेंज होगी, आपको डर लगेगा, और अब आप क्या करोगे, यही चीज़ अब आप कुछ बिहेवियर भी कर सकते हो कि अब जाके आप शायद कोई गोली खा लोगे, या गूगल पे जाकर के सर्च करोगे कि ये सिम्टम है तो क्या है। गूगल की खास बात ये है, होने वाला है। हाँ, गूगल की खास बात ये है कि कोई सिम्टम लेके चले जाओ, दूसरे या तीसरे पेज पे या तो कैंसर बनेगा या वो हार्ट अटैक बनेगा, ये फिक्स है। तो अब आपका ये नेचर बन जाएगा, अब बार बार कुछ भी सेंसेशन होगा फिर गूगल पे जाओगे, फिर सर्च करना चालू करोगे, मरने वाले हो बस। हाँ, तो फियर ऑफ डेथ आ जाएगा इससे। फिर बाद में आपके अंदर ऑब्सेसिव बिहेवियर्स आ सकते हैं कि जैसे ही आया आप जाके कोई गोली खाओगे, बार बार जा कर के एक साल में कोई 5 बार अपना ब्लड चेकअप कराओगे, पूरी बॉडी का चेकअप कराओगे। आई हैव सीन पीपल साल में 5-5 बार अपना बॉडी चेकअप करा रहे होते हैं पूरा का पूरा, क्योंकि डर है उन्हें कि मेरे को कुछ हो तो नहीं जाएगा, कुछ हो तो नहीं जाएगा, मैं मर तो नहीं जाऊँगा, हार्ट अटैक तो नहीं हो जाएगा, ऐसी चीज़ें आने लगती हैं। सो देयर इज़ अ ट्रिगर, देन देयर इज़ अ थॉट, एंड जो थॉट आपके जनरली नेगेटिव थॉट्स हैं अबाउट लॉसेस, कि क्या गलत हो सकता है मेरी लाइफ में। यू आर क्रिएटिंग नेगेटिव सिनारियोस। ओके। ऐसे थॉट जो स्पेसिफिकली व्हाट कैन गो रॉन्ग, क्या क्या गलत हो सकता है, उसको लेकर के फिर आप अंदर अपने एंग्जाइटी पैदा करते हैं। सपोज़ कि बॉस ने थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में डांट दिया, ये ट्रिगर है व्यक्ति का, और अब ये क्या सोच रहा है, लगता है बॉस नाराज़ हो गया, अब तो मुझे नौकरी से निकालेगा, वैसे भी ले ऑफ चल रहे हैं, कहीं मेरा ही तो अगला नंबर नहीं है कि मुझे अगला निकाला जाएगा। अब क्या होगा, मेरे घर की ईएमआई का क्या होगा, कार की ईएमआई का क्या होगा, बच्चों के फ्यूचर का क्या होगा, बैंक वाले कार ले जा रहे हैं, बैंक वाले घर लेके चले जा रहे हैं, मैं रोड पे आ गया हूँ। ये सारा सिनारियो उसने बना लिया। तो अब इससे नेगेटिव वाइब्रेशंस तो यस थ्रो करना शुरू कर ही दिया उसने, और एंग्जाइटी तो पैदा होगी फिर। राइट। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो वी सिम्युलेट
रॉन्ग सिनारियोस कि क्या क्या गलत हो सकता है, वही सब हम ऑब्सेसिवली करने लग जाते हैं, एंड दैट क्रिएट्स रेसिंग हार्ट बीट, स्वेटिंग, एंग्जाइटी. सो एंग्जाइटी इज़ बेसिकली अ फियर रिस्पॉन्स, अ काइंड ऑफ फियर रिस्पॉन्स, कि जो इमेजिनरी फियर है उस पर आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आपकी बॉडी. इसमें सेल्फ टॉकिंग हेल्प कर सकती है? यस ऑफ कोर्स. और क्या चीज़ हेल्प कर सकती ये है? जो थॉट वाला पार्ट है वो सेल्फ टॉक ही है ना. जब आप ये कह रहे हो कि ये गलत हो सकता है, तो आप सेल्फ टॉक ही तो कर रहे हो, कोई और तो आपसे नहीं कह रहा है, राइट. तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर आप क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट योर व्हाट इफ इनटू व्हाट इज. ओके, मतलब प्रेजेंट सिनेरियो क्या है? हाँ, व्हाट इफ सिनारियो को निकाल के व्हाट इज सिनारियो में आ जाएं आप. फ्यूचर से प्रेजेंट में है. हाँ, तो जो आप इफ जनरली जब भी हम डाउट में है तो क्या है, हम यही सोचे ना क्या गलत हो सकता है, व्हाट इफ दिस गो रॉन्ग. तो हमेशा एक व्हाट इफ लूप में है हमारा ब्रेन, व्हाट इफ के बाद एक लूप चला रहा है. करेक्ट. इसकी जगह आप किस में आ जाओ, व्हाट इज़ हैपनिंग. 3 एंकर आप ले सकते हो. व्हाट इज़ हैपनिंग इन माई एनवायरनमेंट, फर्स्ट एंकर कि एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, लाइट जल रही है, एसी चल रहा है, पंखा चल रहा है. इज़ क्या क्या हो रहा है, जो हो रहा है उससे कनेक्ट हो जाओ, रियलिटी से कनेक्ट हो जाओ, इमेजिनेशन के बजाय. सेकेंड, बॉडी, बॉडी में क्या क्या हो रहा है. ओके, मेरा हार्ट बीट कर रहा है, बढ़ रही है. ओके, यहाँ पे मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ अपने स्टमक में स्क्वीज़ हो रहा है, दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपीरियंसिंग. और क्या हो रहा है. तीसरा, ब्रेथ, एनवायरनमेंट, बॉडी एंड ब्रेथ. ऑब्जर्व योर ब्रेथ, अपनी ब्रेथ को ऑब्जर्व करो कि ब्रेथ कैसी जा रही है, शॉर्ट जा रही है, यहाँ तक जा रही है, किस लेंथ क्या है मेरे ब्रेथ की. शॉर्ट ब्रेथ का मतलब क्या है? शॉर्ट ब्रेथ होती है कि जैसे अभी आप एक रेगुलर सांस लीजिए, जो आप रेगुलर ले रहे हो, कोई भी डीप ब्रीदिंग नहीं करनी है, जो आप रेगुलर सांस ले रहे हो बस स्मूथ फ्लो है. लेंथ ऑब्जर्व करो कहाँ तक जा रही है. जब आप रेगुलर इनहेल कर रहे हो तो कहाँ तक जा रही है. अभी आपने मुझे कॉन्शियस कर दिया, तो प्रॉपर ले रहा हूँ मैं. हाँ, जो भी रेगुलर है वो लो, तो कहाँ तक जा रही है. डीप ब्रीदर जो है उनकी नेवल तक जाएगी, कुछ लोगों की यहाँ तक आएगी, हार्ट तक आएगी, कुछ की गले तक ही रहती. पर मैंने नोटिस किया जब भी मुझे एंग्जाइटी हो रही होती है या फिर, तो शॉर्ट ब्रेथ हो जाएगी. तो ब्रेथ शॉर्ट होने का मतलब है कि वो गले तक ही रह रही है. हाँ, नेवल तक नहीं जा रही है, डीप नहीं जा. जब आप रिलैक्स हो कभी भी देखना, ये कर रहे हो तो क्या हो रहा है, आप डायफ्राम से ब्रीथ कर रहे हो, लेकिन जब आप शॉर्ट होते हो वो थ्रोट तक ही चलती है ब्रीथिंग. दैट इज कॉल्ड शॉर्ट ब्रेथ, कि अपनी ब्रेथ को ऑब्जर्व करो. लेकिन फिर आप जैसे ही ऑब्जर्व करोगे इट विल स्टार्ट गेटिंग बेटर. ऑब्जर्व करने पे वो फिर बेटर होने लग जाएगी, अपने आप वो अपने आप को एडजस्ट करेगी. सो व्हाट इफ से व्हाट इज पे आना है. हाँ, और हमें ब्रीदिंग पे कॉन्सेंट्रेट करना है. और सबसे पहले एनवायरनमेंट, सेकंड बॉडी एंड थर्ड ब्रेथ. 3 जगहों पे. क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा ग्रोस है, क्लियरली दिख रहा है. बॉडी भी ग्रोस है, फिजिकल है. ब्रेथ दिख नहीं रही है, सिर्फ महसूस करनी है, तो उस पर फोकस करना थोड़ा सटल है, इसलिए थर्ड लेवल पे उस पर चली जाएगी. तो इससे अपनी एंग्जाइटी को थोड़ा शांत कर सकता हूँ. हाँ, क्योंकि इसमें क्या होगा कि एंग्जाइटी जब है, आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है, जो ऑटोमेटिक करता है, आपका कोई रोल नहीं होता उसमें. आप चाहते नहीं हो कि हो. जब पैनिक अटैक आ रहा है, व्यक्ति थोड़ी चाह रहा है कि मैं ऐसा बिहेव करूँ. ठीक है, एंग्जाइटी पैनिक अटैक में भी कन्वर्ट हो जाती है. आप देखें कई लोग एयरपोर्ट पे एरोप्लेन में होते हैं और क्लैस्ट्रोफोबिक होते हैं कई बार, तो एकदम से चिल्लाने लगते हैं कि नहीं मुझे बाहर निकालो, मुझे उतरना है, मुझे उतरना है. वो पैनिक अटैक भी हो जाते हैं. तो सिंपैथेटिक, लोगों को फिट्स भी आते हैं. यस, फिट्स अलग चीज़ है. फिट्स इज़ टोटली डिफरेंट. उसका तो अलग कंसेप्ट, मेडिकल कंसेप्ट है वो. तो इसमें क्या है कि पैरासिम्पैथेटिक से जैसे आप अपनी ब्रीदिंग कंट्रोल करते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो आपका पूरा रिलैक्स नर्वस सिस्टम है. तो जैसे ही आप अपनी ब्रीदिंग चेंज करते हैं, अवेयरनेस लेते हैं, आप अपने ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से बाहर निकल के पैरासिम्पैथेटिक में आ जाते हैं, जो कि एक रिलैक्सेशन का रिस्पॉन्स है. तो जिसको भी अगर ये एंग्जाइटी के अटैक्स आते हैं और उस पल में अगर अपने आप को स्थिर रखना है, स्टिल करना है, तो दे कैन यूज़ दिस टेक्निक. तो अगर एंग्जाइटी को राइट टाइम पे सॉल्व नहीं किया गया, तो क्या वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो सकता है? 100% हो सकती है. डिप्रेशन में भी कन्वर्ट हो सकती है, पैनिक अटैक्स में कन्वर्ट हो सकती है, कई ऑटो इम्यून डिजीज़ में कन्वर्ट हो सकती है. तो इसका मेडिकल रिपरकशन भी है? बहुत सारा है, मतलब कोई लिमिट नहीं है. मतलब कई बार ऑटो इम्यून डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं. इनिशियली ज़्यादातर बड़ी बीमारियां ये देखा गया है कि इनिशियली एंग्जाइटी की फॉर्म में ही रहती है. मतलब एंग्जाइटी अगर एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव में देखें तो एक तरीके का अलार्म है कि समथिंग बैड इज़ हैपनिंग विथ योर बॉडी. ध्यान रखो इसका. एंग्जाइटी आपको एक तरीके से अलार्म है बॉडी का कि कुछ बड़ी बीमारी आ सकती है.
अच्छा, ध्यान क्योर रखो करो उसको फटाफट। अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, मे भी अपने स्लीप पैटर्न ठीक करो, अपनी मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो। मेंटल हेल्थ क्या एक टैबू हो चुका है इंडिया में? मतलब डर लगता है लोगों को बताने में कि मेरी मेंटल हेल्थ में इशू है, और लोग बोलते हैं ना कि थेरेपी के लिए जाओ, तो सब ऐसा कहते हैं कि अरे मुझे क्या ज़रूरत है थेरेपी की, मैं ठीक हूँ, अपने आप ठीक हो जाऊँगा, दोस्त से बात कर लूँगा, ठीक हो जाऊँगा। तो आपको लगता है कि टैबू है आज की तारीख में? हाँ, बहुत बड़ा स्टिग्मा है। अब तो इम्प्रूव हो गया है कोरोना के बाद, लेकिन पहले तो बहुत ज़्यादा था। अब तो ओपनली लोग इवन जब हमने पॉडकास्ट चालू किया इनर वेलनेस पे, तो हमारा मेन एम यही था कि इस स्टिग्मा को ब्रेक करें, कि आई विल इनवाइट गेस्ट एंड आई विल रिक्वेस्ट देम इफ़ दे हैड एनी एपिसोड दे शुड शेयर इट ओपनली। तो कई बड़े सेलेब्स आए, स्पिरिचुअल गुरुज आए, उन्होंने बहुत डिटेल में बात करी इस पे कि हाँ आता है। तो नॉर्मलाइज करना ज़रूरी है इसको। क्यों है ये स्टिग्मा? क्योंकि पहली चीज़ तो पहले तो लोग वैलिडेट ही नहीं करे, कुछ नहीं होता, डिप्रेशन क्या होता है। करेक्ट। उन्हें लगता है कि डिप्रेशन में वो यूं ही लो मूड को डिप्रेशन समझते हैं, बट डिप्रेशन एक फिजिकल कंडीशन है बाकायदा। मतलब कि सिर्फ मेंटल नहीं है डिप्रेशन में आपका ब्रेन न्यूरोकेमिकल्स बना नहीं पा रहा है, इट्स अ फिजिकल कंडीशन एज वेल, इट्स नॉट जस्ट मेंटल डिप्रेशन है। तो इट्स अ फिजिकल कंडीशन, इसका डायग्नोसिस है कम्प्लीटली, जिससे आपको मेडिकली इसे डायग्नोस किया जाता है। लेकिन आज भी लोग क्या समझते हैं डिप्रेशन मतलब कि सैड है। सैडनेस इज़ नॉट डिप्रेशन। पर आप होलिस्टिकली उन्हें ठीक भी कर सकते हैं। यस, कर सकते हैं, यू कैन हेल्प देम, वो उस केमिस्ट्री को रीगेन करने में मदद कर सकते हैं। तो मेंटल हेल्थ पे स्टिग्मा है क्योंकि लोगों को ये लगता है कि अगर मैंने बात की कि मुझे एंग्जाइटी है तो लोग मुझे वीक समझेंगे। राइट। कौन दुनिया का व्यक्ति है कि जो दुनिया को ये बताना चाहता है कि मैं वीक हूँ, वुल्नरेबल हूँ, कमज़ोर हूँ, मेंटल हूँ? क्योंकि मेंटल हेल्थ का इशू आ गया, माइंड में इशू आ गया, मतलब ये मेंटल है। ये लैक ऑफ अवेयरनेस है लोगों में, जिसकी वजह से ये हो रहा है। बट फॉर्चुनेटली अभी पिछले 4 साल में माहौल बहुत चेंज हो गया है। आज आप देखें कि बड़े बड़े सेलेब्स, करण जौहर अपनी थेरेपी के बारे में ओपनली बात कर देते हैं, अपनी एंग्जाइटी। पिछला कॉफ़ी विद करण में तो आई थिंक ऑलमोस्ट एवरी गेस्ट केम हु टॉक्ड अबाउट एंग्जाइटी। I think Saif Ali Khan talked about anxiety. He talked about his panic attack. Karan Johar himself talked about it. So now people are openly talking about it कि ये होता ही है। इस स्टिग्मा को कैसे हटाया जाए? इस स्टिग्मा का सबसे बड़ा रीज़न है इग्नोरेंस, कि लोगों को पता नहीं है। लोगों को मेंटल हेल्थ या माइंड में इशू का मतलब है कि दिमाग की बीमारी हो गई है, तो लोग वीक नहीं दिखना चाहते, इसलिए ये कर रहे हैं। तो मेंटल हेल्थ एजुकेशन को बहुत स्कूल लेवल से ही बच्चों में, आई थिंक 7वीं 8वीं क्लास से ही उन्हें बताना चाहिए कि एंग्जाइटी क्या होती है, डिप्रेशन क्या होता है। उन्हें नॉर्मलाइज करना चाहिए इसके बारे में बात करना, सो दैट दे आर अवेयर पहले ही कि अगर उन्हें कुछ हो तो कि कम्प्लीटली नॉर्मल चीज़ है, बहुत लोगों के साथ में होती है, इसे कोई छुपाने की ज़रूरत नहीं है। Right. जैसे आप अपने घुटने का दर्द नहीं छुपाते हैं या कमर का दर्द नहीं छुपाते हैं, वैसे अगर यहाँ पे कोई भी इशू है तो यू कैन गो एंड यू कैन टॉक। पहले आप अपने माता पिता से बात कर लें, दोस्तों से बात कर लें, और अगर लग रहा है कि इशू फिर भी सॉल्व नहीं होता है तो अपने टीचर्स वगैरह से भी बात कर लें, फिर प्रोफेशनल हेल्प पे जाएं। कोई भी साइकाइट्रिस्ट हैं या थेरेपिस्ट हैं या कोच हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, जो भी आपके रीच में हैं, उनके पास में जा कर के आप मदद ले सकते हैं। इट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। मतलब लोग छुपाते हैं मगर बहुत लोग इससे गुजरते हैं। मैं खुद एंग्जाइटी न्यूरोसिस से गुजरा हुआ हूँ। जहाँ पे मुझे एंग्जाइटी न्यूरोसिस का इशू था, जब मैं अपनी कोचिंग कर रहा था, मेमोरी पे कर रहा था, एनएलपी नहीं सीखी थी, अपना फोबिया मैंने एनएलपी से डील किया था। इवन जो एंग्जाइटी न्यूरोसिस एक जनरल एंग्जाइटी है, तो वो मुझे थी, तो वो मैंने उससे क्योर करी, उससे बाहर आया। ठीक है, तो ये नॉर्मल है, बहुत से लोगों को होती है, बड़े से बड़े स्टार्स को भी हो सकती है, एथलीट्स को होती है, बड़े से बड़े बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर्स को होती है। इट इज़ नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अगर आप जाके बात करें, खुद ही अकेले से क्यों डील करने की कोशिश कर रहे हो जब आप में एक्सपर्टीज़ नहीं है? तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी। सेकेंड चीज़, सरकार के स्तर पे भी इसमें बहुत सारे एफर्ट्स की ज़रूरत है, क्योंकि मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जहाँ पे भारत में 1 लाख लोगों के लिए 0.3 साइकाइट्रिस्ट अवेलेबल हैं, फॉर एवरी 1 लाख 0.3। माय गॉड। WHO का गाइडलाइन ये कहता है कि मिनिमम 1 लाख के लिए 3 मिनिमम होने चाहिए। हम जो है उससे 10 गुना नीचे हैं। राइट। तो ये इस पे और काम होना चाहिए। मेंटल हेल्थ हेल्पलाइंस होनी चाहिए। आई थिंक 1-2 साल पहले सरकार ने इस पे इनिशिएटिव भी लिए हैं।
तो ऐसी मेंटल हेल्थ हेल्पलाइंस हो, जो फ्री हेल्पलाइंस हो, जहाँ पे आप जस्ट अनोनिमस रह करके बिना अपनी कोई आइडेंटिटी दिए आप बात कर सकते हैं, सलाह कर सकते हैं, ये हो सकता है। और आई थिंक और स्टार्टअप आइडियाज़ भी ऐसे आए हैं, स्लोली एंड ग्रेजुअली लोग इस डोमेन में भी काम करना चालू कर रहे हैं। कि जैसे कि हमने स्टार्टअप किया guniguru.com, तो सारे कोचेज़ के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया। कि कोचेज़ को इंटीग्रेट किया, इकोसिस्टम बिल्ड किया कि कोचेज़ एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे भारत के बहुत सारे कोचेज़ अवेलेबल रहते हैं, दे कैन हेल्प। आई थिंक रिसेंटली मैंने शार्क टैंक में शायद किसी को देखा था, जो नाम मुझे याद नहीं, जिन्होंने शायद थेरेपिस्ट का एक इकोसिस्टम बिल्ड किया है कि जहाँ पे जाके आप बुकिंग कर सकते हैं और थेरेपी ले सकते हैं। तो इस तरीके की इनिशिएटिव्स बहुत ज़रूरी हैं। करेक्ट। दिस वाज टू हार्ड ऑन द हेड। एनीवेज, थोड़ा सा रुख करते हैं हमारी कॉन्वर्जेशन को जी। प्यार की ओर। आजकल प्यार की वजह से भी लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो बेसिकली इसका रूट कॉज जानना चाहिए कि बेसिकली प्यार होता क्या है एंड व्हाट इज अनकंडीशनल लव। ठीक है, लव इज़ अ नेचुरल इमोशन इनसाइड अस। करेक्ट है, लेकिन बहुत गलत तरीके से भी लोग चले जाते हैं, गलत रास्तों पर चले जाते हैं। हाँ, गलत रास्तों में वो लव की वजह से नहीं है, वो और कई दूसरे फैक्टर हैं जिसकी वजह से वो जाते हैं। सबसे पहले अगर लव क्या चीज़ है, तो अगर आप बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम सब में कैपेसिटी है कि हम प्यार कर भी सकते हैं और हमें ये भी अच्छा लगता है कि लोग हमें प्यार करें। करेक्ट। तो बोथ वे इट इज़ देयर इन अस एंड इट इज़ अ साइकोलॉजिकल नीड एज वेल। दिस इज़ कॉल्ड नीड फॉर लव एंड कनेक्शन। कि लव्ड फील करना, लोगों की केयर करना, अपनी केयर लोग करें, कनेक्टेड फील कर सकें, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस हमारे अंदर रह सके, ये हम वायर्ड हैं इस नीड के लिए। हमारी 6 साइकोलॉजिकल नीड में से एक नीड होती है लव एंड कनेक्शन। और जिस व्यक्ति की नंबर 1 है, वो उसको सबसे ज़्यादा मज़ा जीवन में तब आता है जो वो कनेक्टेड रहे, जो वो लव्ड फील करे। तो हम सब में अलग अलग लेवल हो सकता है इस नीड का। तो लव एक साइकोलॉजिकल नीड है, एक बायोलॉजिकल नीड है। और केमिकल बेसिस लव का क्या है, जब भी आपको लव एक्सपीरियंस हो रहा है, देयर इज़ अ केमिकल कॉल्ड ऑक्सीटोसिन। तो आप ऑक्सीटोसिन का रिलीज़ अपने ब्रेन में, न्यूरोट्रांसमीटर देखते हैं ऑक्सीटोसिन अपने ब्रेन में जब आपको लव्ड फील होता है। तो यानी कि अगर आपको ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा दिया जाए तो सडनली यू विल स्टार्ट फीलिंग लव। ओह रियली? यस। तो ऑक्सीटोसिन, तो आज आप देखें ना, कई लोग जो सब्सटेंस यूज़ करते हैं, राइट, जैसे MDMA एक ड्रग है, राइट, तो लोग जब MDMA लेते हैं तो दे फील कंपैशनेट, लव एंड दे वांट टू हग पीपल। तो देयर इज़ अ केमिकल, सेरोटोनिन रिलीज़ हो रही है, न्यूरोकेमिकल्स रिलीज़ हो रहे हैं जो आपको ग्रेटिट्यूड फील करा रहे हैं, लव फील करा रहे हैं। तो लव केमिस्ट्री लेवल पे there is a chemical oxytocin, so whenever you feel love there are positive chemicals inside you। इसलिए हम कहते हैं ना फॉलिंग इन लव, इट इज़ ईजी टू फॉल इन लव बिकॉज लव में फॉल होने के लिए कोई एफर्ट नहीं लगता है। आपकी जो इनर केमिस्ट्री है वो इनर केमिस्ट्री कंट्रोल कर रही है। जो आपने कहा ना कि प्यार में लोग दिक्कतें भी ले लेते हैं, वो दिक्कतें क्यों हैं? इसलिए हैं क्योंकि पीपल फॉल इन लव एंड इट इज़ वेरी इजी टू फॉल इन लव। इसलिए जो इनिशियल फेज़ है प्यार की वो बहुत आसान होती है। आपकी पूरी केमिस्ट्री आपको कंट्रोल कर रही है। जैसे ग्रेविटी में फ्री फॉल होता है ना, कोई एक्सटर्नल पुश नहीं चाहिए, वैसे ही केमिस्ट्री का भी फ्री फॉल है आपका। अच्छा। तो दोनों फॉलिंग इन लव हो रहे हैं, लेकिन ये केमिस्ट्री हमेशा तो नहीं रहेगी क्योंकि आपके ऑक्सीटोसिन लेवल एक पॉइंट के बाद में रिड्यूस हो जाएंगे। अब आपको प्यार चलाने के लिए एफर्ट चाहिए। अब सिर्फ केमिस्ट्री पे नहीं चलेगा क्योंकि केमिस्ट्री तो सेटल हो गई है। तो अब वो सिर्फ केमिस्ट्री पे नहीं चल सकेगा। अब कई दूसरे फैक्टर्स आएंगे कि आप कम्युनिकेट कैसे करते हैं, एक दूसरे की साइकोलॉजिकल नीड्स को समझते हैं कि नहीं समझते हैं। कि हर व्यक्ति एक रिश्ते में आता है तो वो नीड्स को लेकर के आता है, उसकी कुछ नीड्स हैं, उसकी सेल्फ एस्टीम नीड्स हो सकती हैं, सोशल नीड्स हो सकती हैं, साइकोलॉजिकल नीड्स हो सकती हैं, इमोशनल नीड्स हो सकती हैं, फिज़िकल नीड्स हो सकती हैं। हम नीड्स की वजह से रिश्तों में आते हैं, वो नीड्स हमें मोटिवेट करती हैं रिश्तों में आने के लिए। तो अब जब केमिस्ट्री बैलेंस हो गई है तो आप रिश्तों में अब अगर नीड को फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं तो देन इट इज़ क्रिएट ट्रबल फॉर यू। तो अब नीड्स को समझना पड़ेगा, एक दूसरे की वैल्यूज़ को समझना फिर पड़ेगा। वो अनकंडीशनल कैसे हुआ अगर सब नीड्स की वजह से? नहीं, दैट्स नॉट अनकंडीशनल लव। अभी हम सिर्फ लव की बात कर रहे हैं, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट लव, राइट। तो ज़्यादातर लव तो कंडीशनल है। अनकंडीशनल लव क्या है? देखिए कि अगर हम अनकंडीशनल लव की बात कर रहे हैं तो वो प्यार जिसमें
आप कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे हैं वापस मिलने की, कि मुझे वापस कुछ मिलेगा, दैट लव इज़ अनकंडीशनल। कि बिना कंडीशन के आप किसी को प्यार करने के लिए तैयार हैं। ज़्यादातर हमारा जो अनकंडीशनल लव है वो हमारे पेट्स के प्रति बहुत होता है। आप अपने डॉग के प्रति अनकंडीशनल लव में हैं, आप उसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या कि वो मुझे वापस बात करे या मुझे वापस गाना सुनाए या कुछ करे? आप उसके लिए सारी केयर कर रहे हैं, आप बदले में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे? This is unfortunate that we have unconditional love with animals, but with humans most of the time we have conditional love. करेक्ट, लेकिन सिर्फ माँ अपने बच्चे को अनकंडीशनल लव कर सकती है। Yes. माता पिता का प्यार हमारा पहला एक्सपीरियंस है जो कि अनकंडीशनल लव का एक्सपीरियंस है, पेरेंट्स का जो है। बाकी अनकंडीशनल लव एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। रियल संसारिक दुनिया में रियल लोग रहते हुए अनकंडीशनल लव में आना बड़ा मुश्किल है। किसी न किसी स्तर पे तो हमारी एक्सपेक्टेशन होगी। आप अगर एक रोमांटिक लव को ले लें तो अगर एक पति पत्नी के बीच का प्यार है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच का प्यार है, तो वहाँ पे एक्सपेक्टेशन तो रहेगी, एक्सचेंज तो रहेगा कि तुम मुझे कैसे ट्रीट कर रहे हो, मैं तुम्हें कैसे ट्रीट कर रहा हूँ। वहाँ पे आप अनकंडीशनल पे नहीं पहुँच सकते, ठीक है। माता पिता और आपके बीच में आपकी तरफ से अनकंडीशनल नहीं है, लेकिन माता पिता की तरफ से अनकंडीशनल है, राइट। वो अनकंडीशन वहाँ पे रहती है। बाकी अनकंडीशनल लव तो एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, आध्यात्मिक एक्सपीरियंस है, कि जब अनकंडीशनल लव का मतलब है कि आप सबके लिए खुशी चाहते हो, कोई व्यक्ति सफरिंग में ना रहे, और आप सबको ये मानते हो कि एवरीबडी डिज़र्व्स टू बी हैप्पी, एवरीबडी डिज़र्व्स टू बी लव्ड, इवन इफ़ दे आर नॉट गिविंग यू एनीथिंग। वो कुछ आपसे नहीं भी दे रहे हैं तो भी। और आजकल तो ज़्यादातर जो वर्ल्ड है उसमें अनकंडीशनल लव ढूंढना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, ना के बराबर है। मतलब ये एक स्पिरिचुअल स्टेट है। मतलब आप अनकंडीशनल लव तक पहुंचने के लिए, कब आप अनकंडीशनल लव पे पहुंचोगे? जब आपके एक्सपीरियंस में यूनिटी कॉन्शियसनेस आ जाए कि एवरीथिंग इज़ वन, दिस एग्जिस्टेंस इज़ वन। तो जो वो लेयर ऑफ सेपरेटेडनेस है वो अगर हट गई तो ही आप अनकंडीशनल लव में आ सकते हो। तो अनकंडीशनल लव is a spiritual experience. It's not a day-to-day life experience. People, we talk about it, but to have it in our experience, I also write a lot about it, but I won't say कि मैं unconditional love की state में हूँ, but मुझे एक conceptual understanding है इसकी, ठीक है। in concept ये क्या है वो मुझे पता है, मगर उसकी experience होना, ठीक है, वो एक अलग बात है। कंसेप्चुअली हम समझ सकते हैं, कंसेप्चुअली हम समझेंगे तो शायद लाइफ की 30-40% सिचुएशंस में हम अनकंडीशनल रहने का प्रयास करेंगे, बट वो एक्सपीरियंस में आना वो अवेकनिंग के बाद ही आपके अंदर आ सकता है। आजकल रिलेशनशिप्स बिल्कुल टिक नहीं रही हैं, मतलब हार्डली चलती हैं कुछ रिलेशनशिप्स। यस, क्योंकि प्रॉब्ली एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा होती हैं, बेंचिंग कर देते हैं, या फिर आजकल जो जितने भी जेनजी वर्ड्स है घोस्टिंग कर देते हैं, या फिर सिचुएशनशिप्स होती हैं लोगों की, तो इसकी वजह से भी बहुत मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, और फिर वो लोग ड्रग्स की ओर चले जाते हैं, या फिर अल्कोहल, सिगरेट्स और ये सब गंदी आदतें अपना लेते हैं। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? आपको क्या लगता है कि ये जो बुरी आदतें अपना लेते हैं ये लोग, तो इनसे कैसे इजाद पाया जाए? या फिर जी, तो इसमें तो दो पार्ट हो गए। एक तो आपने जो रिलेशनशिप वाला पार्ट कहा कि भारत में अभी आई थिंक 6 to 7% का डाइवोर्स रेट पे आ गए हम लोग, और ये लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिका में लगभग 60%, 60% का डाइवोर्स रेट है। भारत में 5 to 7% इसलिए क्योंकि हम समाज को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। समाज क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, और यहाँ पे सिर्फ 2 लोग शादी नहीं करते, 2 परिवार शादी करते हैं। करेक्ट। इंडिया में भी अगर वो डाइवोर्स भी गिन लो जो मन में हो गए हैं, कोर्ट में नहीं हुए लेकिन मन में इमोशनल चेकआउट हो चुका है, तो भारत में भी 50% से ऊपर ही होगा अभी। तो आई हैव सीन सो मेनी क्लाइंट, सो मेनी पीपल जो शायद इंस्टाग्राम पे इतना खुश इमेज दिखाते हैं रिश्ते की, लेकिन बैक एंड में दे हैव टू डील विद थेरेपी, दे आर सफरिंग, राइट। एक इमेज बना के चल रहे हैं समाज के लिए, परिवार के लिए। तो अगर जो रिश्ते मन में टूट चुके हैं ऐसा कर दोगे तो भारत में भी 40-50% हो जाएगा ये। तो सबसे पहले क्योंकि डिवोर्स लेने में इतना वक्त भी लग जाता है, मे बी इसकी वजह से लोगों को लगता है कि क्यों ही करें। हाँ, तो वक्त तो आप ये प्रॉब्लम तो मेट्रो सिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। जो लोअर लेवल पे हैं या वहाँ पे तो ऐसा है कि समाज किसी के लिए समाज इशू है, किसी के लिए बच्चे इशू है। बच्चों के लिए वो लोग
जा नहीं रहे हैं, मगर दो रूममेट्स हैं जो साथ में रहते हैं, आपस में कोई कनेक्शन बचा नहीं है, जिम्मेदारी निभा रहे हैं, एक पार्टनर अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, दूसरा अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, दोनों अपने अपने काम में बिजी हैं। yes they are not courageous enough, bold enough to face the society, or maybe they think about their kids, that's why they are not doing it. तो आजकल जो इतने आपने कहा कि ये जो जेनजी के शब्द आ गए हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न बनेगा जल्दी जल्दी रिश्ते ब्रेक होने का। जो अमेरिकन कल्चर है कि वहाँ तो एक शायद रिमोट के चक्कर में फ़ाइट होकर मैं कहीं पढ़ रहा था कि टीवी में क्या देखेंगे उसके चक्कर में भी डाइवोर्स ले लेते हैं लोग। तो इंडिया में ये चीज़ फ्यूचर में हो सकती है, बिकॉज पहले रिश्ते कैसे बनते थे, देखिए एक प्रोसेस होती थी रिश्ते बनने की, एफर्ट लगता था। आजकल के रिश्ते टिंडर के एक स्वाइप पे बन जाते हैं, व्हाट्सएप के ब्लॉग पे ख़त्म हो जाते हैं। तो जो रिश्ता इतना आसानी से शुरू हो गया और इतना आसानी से ख़त्म हो सकता है, उस वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है उसमें, कि उसको पाने में जो मशक्क़त लगी थी वो इंट्रिंसिक वैल्यू वहाँ पे नहीं है। जो आपको बहुत आसानी से मिल जाता है वो आप बहुत आसानी से जाने भी देते हैं। सो दैट इज़ द बेसिकली अवेयरनेस की कमी है। अगर इंसान ज़्यादा अवेयर होगा हमारे इमोशंस को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर, तब ये सारे कदम नहीं उठाएगा और समझदारी से एक रिलेशनशिप में जाएगा। यस, सो क्योंकि रिश्ते ना बहुत गहरी चीज़ है, मतलब ये अनफॉर्चुनेट है कि हमें रिलेशनशिप को लेके कोई ट्रेनिंग नहीं है। आज आपको कार सीखनी है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो कार चलाना सिखाते हैं। आपको अगर एरोप्लेन सीखना है तो आपको ज़्यादा रिगरस ट्रेनिंग से गुजरना पड़ेगा, एरोप्लेन चलाने के लिए ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। पर रिश्ता चलाने के लिए कौन सी ट्रेनिंग दी गई है आपको? आप एक सिंगल व्यक्ति थे, आप अपने माता पिता पे निर्भर करते थे, डिपेंडेंट थे। अब सडनली आपको एक शादी में डाल दिया गया जहाँ आपको जिम्मेदारी उठानी है। आप लड़की हैं तो भी आपकी जिम्मेदारी, आप लड़के हैं तो आपकी अलग जिम्मेदारी, दोनों की जिम्मेदारियाँ हैं। सडनली आप एक अलग रोल में हैं, दिस इज़ अ डिफरेंट रोल। तो उन्होंने जो प्रोग्रामिंग हमारी की है उस प्रोग्रामिंग के हिसाब से हम आगे जाके परफॉर्म करेंगे। तो आपका तो ट्रेनिंग वो प्रोग्रामिंग क्या है? संस्कार है ना। संस्कार से ज़्यादा और अभी हम नए संस्कार डाल रहे हैं। आपने क्या देखा अपने आप, जैसे कि रिश्ते चलाने के लिए क्या ट्रेनिंग हुई है हमारी? एक ही ट्रेनिंग है जो हमारे माता पिता को हमने देखा। और कौन सा रिश्ता देखा आपने? आप जो दूसरों के रिश्ते देख रहे हैं उसके तो ग्लिम्स मिल रहे हैं बस। राइट। जो अगर चाचा चाची, अगर आप जॉइंट फैमिली में नहीं रहते तो जो दूसरों से आप मिल रहे हैं तो वो तो कुछ पलों के लिए आप मिल रहे हैं। उस पल में जो आपको बता रहा है वो थोड़ी रियल रिश्ता है। आपका रियल रिश्ता आपने सिर्फ अपने माता पिता का जो रिश्ता देखा आपके पास में, वही रेफरेंस है बस। बाकी क्या रेफरेंस है आपके पास कि एक रिश्ता कैसे चलता है? पिताजी कैसे हैंडल करते थे, माताजी कैसे हैंडल करती थी, उसके मॉडल्स बने हुए अंदर। भले ही आज आप कॉन्शियसली नहीं जानते उन्हें, लेकिन आपके अंदर मॉडल बने हैं। कुछ आपने अपने मॉडल बना लिए, उनकी कुछ गलतियां आपने हटा दी होंगी, उनकी कुछ अच्छी बातें आपने पकड़ ली होंगी। और माता पिता का रिश्ता भी आपने कब देखना चालू किया? जब आप पैदा हुए तब वो ऑलरेडी 25, 26, 27, 28 या 30 के हो चुके होंगे। तो यानी कि उनके रिश्ते की एक फेज़ तो ऑलरेडी निकल गई है, राइट। तो हमें कोई ट्रेनिंग नहीं है रिश्ता चलाने की। हमें पता ही नहीं है कि रिश्तों में हम आते क्यों हैं, क्यों नेसेसरी है रिलेशनशिप कंडक्ट कैसे होता है। अब सबसे बड़ा इशू देखिए आप, कि जब आप 24 ईयर्स के थे और आज जो आप हैं, क्या आप सेम व्यक्ति हैं? नहीं। एवरी ईयर आई एम ट्रांसफॉर्मिंग। यू आर ट्रांसफॉर्मिंग। आप फिजिकली ट्रांसफॉर्म होते हैं, पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्म होती है, थॉट ट्रांसफॉर्म होती है। देन इट मीन्स एवरी 4-5 ईयर्स यू आर बिकमिंग अ न्यू पर्सन। तो आपका 24 क्लास का वर्जन किसी 24 क्लास या 22 क्लास की लड़की के साथ में प्यार में पड़ा, तो अब जो 28 की उम्र में वर्जन है वो तो अलग है, और वो जो गर्ल है वो भी अलग हो चुकी है। तो रिश्ता कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं है, इट्स अ डायनेमिक प्रोसेस। ये एक डायनामिज्म है जो लगातार बदलता रह रहा है। आर यू एबल टू कोप अप विद द चेंजेस? कि जो बदलाव आपके अंदर आ रहे हैं और जो बदलाव आपके पार्टनर में आ रहे हैं, आर यू एबल टू डू इट? तो कई बार ऐसा होता है कि आप किसी से प्यार करते थे, तो आप जब 24-25 के थे वो प्यार सच्चा था, लेकिन आप जब 35 के हो गए, 30 के हो गए, अब आप अलग व्यक्ति बन चुके हैं, वो व्यक्ति अलग व्यक्ति बन चुका है। अब ये दोनों आपस को रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, दे आर नॉट एबल टू रिलेट। इसलिए रिश्ते में अपना एवोल्यूशन समझना, अपने पार्टनर का एवोल्यूशन समझना, दोनों का पर्पस समझना, वैल्यू समझना, और वो किस तरीके से बदल रहे हैं, मैं किस तरीके से बदल रहा हूँ, दोनों को सेम पेज पे रख के चलना, ये एफर्ट है जो रिश्ते में लगाना पड़ता है। लोग क्या सोचते हैं कि वो जो पहला केमिस्ट्री चल रही थी उसी से सब चल जाएगा। इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, वैसे काम नहीं करेगा। और फिर ब्रेकअप कर लेते हैं। ब्रेकअप के बाद सिगरेट्स, अल्कोहल, ड्रग्स, पॉर्न एडिक्शन, तो ये कैसे ठीक किया जाए इन सब चीज़ों को? तो देखिए कि कोई भी एडिक्शन अगर है, किसी भी चीज़ का अगर आपको एडिक्शन के स्तर पे आप पहुंच गए हैं, तो हमेशा वो एडिक्शन 3 चीज़ों का बना हुआ है। उसमें एक तो ट्रिगर है कि जो उस
ट्रिगर को मिलते ही एक बिहेवियर एक्टिवेट होता है और उस बिहेवियर को करने से एक रिवॉर्ड मिलता है। तो दिस इज़ कॉल्ड हैबिट लूप, ट्रिगर, बिहेवियर एंड रिवॉर्ड। तो जैसे कि अगर किसी को अल्कोहल की एडिक्शन है तो अल्कोहल वो 24 घंटे तो नहीं पी रहा है, राइट। किस पल में वो डिसाइड करता है कि मुझे अल्कोहल पीना है, तो उसको एक ट्रिगर मिलेगा 7 बज गए शाम के। हाँ, या तो टाइम 7 बजे, 8 बजे, 8 बजे ज़्यादातर यूनिवर्सल टाइम है 8 PM का, तो एक टाइम हुआ, या फिर दोस्त दिख गए, या फिर अंदर से बोरियत महसूस हो रही है। ठीक है, जैसे कई लोग marijuana, वीड इससे एडिक्ट होते हैं, तो उनको होती है कि जैसे ही उनको बोर्डम एक्सपीरियंस हो रहा है, बोर्डम इज़ अ ट्रिगर, दे विल गो एंड दे विल स्टार्ट पफिंग। सो ट्रिगर है, तो ट्रिगर कोई विजुअल ट्रिगर हो सकता है, एनवायरनमेंट ट्रिगर हो सकता है, टाइम ट्रिगर हो सकता है, अंदर की एक आवाज़ ट्रिगर हो सकती है, यार कुछ करने के लिए है नहीं, क्या करूँ, चलो पी लेता हूँ, या सेलिब्रेट करना है, या दुखी है तो इसीलिए पी लो। हाँ, तो ये सब ट्रिगर हैं। जो ट्रिगर क्या करेगा, एक बिहेवियर, तो जो आपने बोतल खोली, ग्लास पिया, वो क्या है, बिहेवियर है। तो पीना बिहेवियर हो गया, सिगरेट जलाई, सिगरेट पिया, जो पीना है वो बिहेवियर हो गया, ट्रिगर हो गया, बिहेवियर हो गया। अब जब आप वो बिहेवियर कर देते हो तो आपको कुछ रिवॉर्ड मिलता है अंदर। रिवॉर्ड क्या है, जैसे अगर हाँ सिगरेट पी ली तो इंसान को रिलैक्सेशन मिल गया, या फिर अलर्टनेस मिल गई। ठीक है, कई लोगों को ऐसा सिगरेट पीने से प्रेशर बन जाता है, पेट साफ हो जाता है उनका, वो जब तक सिगरेट ना पी ले उनका पेट ही साफ नहीं होता। कईयों का सिगरेट नहीं है तो चाय है, कि चाय मिलेगी नहीं तब तक उनको ट्रिगर नहीं मिलेगा। राइट। तो ऑलवेज ट्रिगर, बिहेवियर, रिवॉर्ड, ये तीनों चीज़ें साथ में रहती हैं। तो पहला स्टेप तो ये है कि मुझे ट्रिगर क्या करता है। यू स्टार्ट लिस्टिंग योर ट्रिगर्स, कि क्या क्या चीज़ मुझे स्मोकिंग के लिए ट्रिगर कर रही है। ठीक है, क्या जब मैं स्ट्रेस में होता हूँ तब मैं ट्रिगर होता हूँ, जब मैं क्रिएटिव ब्लॉक फील करता हूँ, कई लोगों के लिए क्रिएटिव ब्लॉक में बहुत ज़्यादा होता है। आप देखें SR के कितने ज़्यादा सिगरेट्स पीते हैं, काफ़ी समय से हेल्प सोच रहे हैं कि उसको हटाएं। तो कोई ट्रिगर ज़रूर है जो आपको ट्रिगर करेगा। तो ट्रिगर आपके अंदर की लोनलीनेस हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है, क्रिएटिव ब्लॉक हो सकता है। ठीक है, वेट हो सकता है कि आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, ये हो सकता है। तो ये चीज़ें ट्रिगर हैं, इसने ट्रिगर किया आपको, अब आपने सिगरेट भी जलाई, और फिर बाद में बिहेवियर के बाद में रिवॉर्ड देखो कि रिवॉर्ड क्या मिला। सडनली आपको क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं। आपने सिगरेट पी ली तो कई लोगों को सिगरेट पीते ही वो स्ट्रेस खत्म हो जाता है और रिलैक्स हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं, बिंदास हो जाते हैं। तो किसी को कॉन्फिडेंस मिलता है, किसी को अलर्टनेस मिलती है, किसी का रिलैक्सेशन हो जाता है, क्योंकि सिगरेट पीने से रिलैक्स तो होते हैं लोग। बट साइकोसोमैटिक होगा ना ये? हाँ, नहीं, एक्चुअल रिलैक्सेशन मिलता है एक्चुअल, क्योंकि निकोटीन तो अलर्ट करती है, और जब आप सिगरेट पीते हैं तो आप नेचुरली डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं। करेक्ट। आप लंबा खींचते हैं, लंबा छोड़ते हैं, भले गलत चीज़ को आप अंदर स्मोक ले रहे हैं, बट आप अंदर लंबा खींच रहे हैं, लंबा छोड़ रहे हैं, तो एक्चुअली आपके अंदर एक सर्टेन रिलैक्सेशन की स्टेट आती है, वो स्ट्रेस रिस्पॉन्स बंद होता है लोगों का, इसलिए वो ले रहे हैं। राइट। तो कोई रिवॉर्ड है जो मिल रहा है, तो पहले तो स्टार्ट बिकमिंग अवेयर ऑफ योर ट्रिगर्स। बिहेवियर के बारे में आप टोटली अवेयर हो। जब लोग एडिक्शन की बात करते हैं, दे आर ऑलवेज अवेयर अबाउट द बिहेवियर। तीनों में से सिर्फ एक ही हिस्सा उनको पता होता है। रिवॉर्ड के नाम पे बस वो एक प्लेजर कई बार समझते हैं कि मुझे मज़ा आता है। ऐसी ड्रग्स जिनमें एक्सट्रीम प्लेजर है, कोकेन हो गया जैसे, ऐसी ड्रग्स में तो प्लेजर बहुत क्लियरली पता चलता है, बस सिगरेट में कई बार प्लेजर नहीं पता, यार बस पीना है, क्या मिल रहा है पता नहीं, क्योंकि पीने में टेस्टी भी नहीं लग रही उसको, कुछ हो भी नहीं रहा है, लेकिन फिर भी पी रहा है। अल्कोहल भी कई लोगों को टेस्टी तो नहीं लगती है, लेकिन फिर भी पी रहे हैं, क्योंकि बाद में जो शायद यूफोरिया मिल रहा है, आफ्टर किक जो मिल रही है, वो उनके लिए मेरे ख्याल से रिवॉर्ड का काम कर रही है। तो अपने ट्रिगर, बिहेवियर और रिवॉर्ड तीनों को लिस्ट करो, उसके बारे में अवेयर हो जाओ, एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली उसको बंद करो। जैसे अगर सिगरेट पीना आपको बंद करना है तो एक रात में बंद नहीं होगा। पहले तो ये एक्सेप्ट कर लो कि आपने एक दिन डिसीजन ले लिया कि अब मैं कल से नहीं पीऊँगा, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एक दिन में आपकी आदत बनी भी नहीं थी, आदत बनने में भी समय लगा था। ऐसा नहीं था कि आप पहले दिन चेन स्मोकर थे, पहले दिन आपने 2 कश मारे थे तो खांसी आई थी आपको, आपसे नहीं पिया गया था। फिर धीरे धीरे आपने 1 पीना सीखा, फिर आपने 2 पीना सीखा, फिर 4, फिर 10, फिर पूरा पैकेट पीना सीखा आपने। इट टुक टाइम, इट वॉज अ प्रोसेस। करेक्ट। तो छूटने का भी प्रोसेस लगेगा, मगर ये 100% छोड़ा जा सकता है। तो एटलीस्ट टेक्निक्स होती हैं NLP में, बट टेक्निक्स तो इतनी लंबी है कि यहाँ पे हम डिस्कस नहीं कर सकेंगे उन्हें। लेकिन फ़िलहाल इतना एटीट्यूड लोग बिल्ड कर सकते हैं कि अगर आप रोज़ की 10 पीते हो तो शुरुआत करो 10 से, उसको 9 करो, 8 करो, 7 करो,
टाइम डिले डालो, छोटे छोटे डिले डालना चालू करो। ट्रिगर्स पे भी कंसंट्रेट करना चाहिए कि हाँ मतलब ये शाम का समय हो गया तो इसके लिए मुझे मन कर रहा है पीने का। हाँ, तो ट्रिगर पे कंसंट्रेट करके डिले करो इम्पल्स को, जो इम्पल्स आ रही है ना उस इम्पल्स को, जैसे ट्रिगर मिला तो अपने आप से, अगर सपोज अभी आपको ट्रिगर हुआ और अभी अगर 11 बज रहे हैं तो आप अपने आप से कहें कि हाफ एन आवर नहीं पीऊँगा, हाफ एन आवर के बाद पी लूँगा। डोंट से योर माइंड कि मैं नहीं पीने वाला। तो डिले योर रिवॉर्ड। हाँ, अपने रिवॉर्ड को डिले कर दो थोड़ा। तो डिले करने से क्या होगा कि आपका ब्रेन पूरी तरीके से आपको जकड़ेगा नहीं, क्योंकि उसमें अभी होप है कि चल ठीक है, अभी आधे घंटे बाद कुछ लेवरेज है मेरे पास में, वो आधा घंटा एंटीसिपेशन में निकाल सकता है। तब तक भूल जाएगा। आपने कहा ना कि मैं नहीं करूँगा अगर, तो फिर उसका एंटीसिपेशन भी नहीं है, उसमें होप भी नहीं है, तो फिर वो आपको कैसे भी करके मना लेगा, फिर कॉर्टिसोल रिलीज करेगा, स्ट्रेस हार्मोन। यस, फिर वो स्ट्रेस रिलीज कर देगा। और शुरुआत में आपने हाफ आवर का डिले बोला ना, पी लो फिर उसके बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। हाफ एन आवर का डिले करो फिर पी लो, फिर धीरे धीरे इस डिले को 1 आवर का बढ़ाना है, 2 आवर का करो। डोंट ट्रिक योर माइंड। ये मत करो कि पीना नहीं है, अगर नहीं पिया तो अगले दिन नहीं मानेगा, वो शार्प है। तो अगर आपने बोला मैं 30 मिनट्स के बाद पी लूँगा, 30 मिनट वेट करो फिर पी लो। अगली बार 45 मिनट करो, फिर 1 आवर करो। फिर धीरे धीरे इसको एक दिन पे ले आओ कि आज पीऊँगा कल नहीं पीऊँगा, फिर आज पीऊँगा कल नहीं पीऊँगा, फिर कर लो कि सिर्फ वीकेंड पे पीऊँगा, और फिर धीरे धीरे इसको कम्प्लीटली सिस्टम से आउटपुट। दिस इज हाउ यू डील विद। तो डिले और ग्रेटिफिकेशन, बट लंबा डिले नहीं, शुरुआत में छोटा डिले एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली उस लेवरेज को बिल्ड करो। दिस इज हाउ यू कैन ब्रेक। दैट्स ग्रेट। थैंक यू सो मच योगेंद्र जी, आपने बहुत ही अच्छा सेशन हमें दिया। ऐसा मुझे ऐसा लगा कि लिटरली मेरी प्रोग्रामिंग हो रही है यहाँ पर। आई एम श्योर सबको बहुत मज़ा आया होगा देखकर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड शेयरिंग योर वैल्यूएबल इनसाइट्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आई एम श्योर आपने इस एपिसोड को बहुत एंजॉय किया होगा। अगर आप ऐसे ही और इंटरेस्टिंग गेस्ट को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पर लिख दीजिए, और इस एपिसोड को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा ले सकें। टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड।